टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल और आप देख रहे हैं लोअर पीसीएस विशेष में हिंदी विषय। हिंदी का एक वीडियो आप सबको मिल चुका होगा जिसमें मैंने स्वर और उससे संबंधित प्रश्नों की बातचीत किया है। आज का यह दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिंदी का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ है और हिंदी के उद्भव विकास में कितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में और यूपी लोअर में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं हिंदी के उद्भव और विकास से संबंधित। कुल मिलाकर 10 प्रश्न कल की ही तरह से 10 प्रश्न सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन 10 प्रश्नों के उत्तर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा। तो अगर आपको इन 10 प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो आपको केवल एक काम करना है कि बस मेरे साथ लगे रहिए, पूरा वीडियो देखिए अंत तक और आपको इन 10 प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि किस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कि कितने प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों को कैसे उसमें से खोज के निकालना है, प्रश्न स्वयं से कैसे बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से 10 प्रश्न हैं जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? यह प्रश्न यूपी में पूछा जा चुका है। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? प्रश्न नंबर 2 है, संस्कृत की अपभ्रंश भाषा कौन सी है? यह भी प्रश्न यूपी में पूछा जा चुका है। संस्कृत की अपभ्रंश भाषा कौन सी है? नंबर 3 का प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो इसकी बनावट है, बनावट के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है यह आपको बताना है। हिंदी की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यह आपका अगला प्रश्न है। हिंदी की भारत में स्थिति क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, किस प्रकार की स्थिति भारत में है हिंदी की? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न एक और है। और 8वें नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है, भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? देवनागरी का सबसे पहला प्रयोग कहां पर मिलता और किसने किया? देवनागरी का सबसे पहला प्रयोग कहां मिलता और किसने किया? और आज का जो सबसे आखिरी प्रश्न है वो है, हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं या हम क्या पढ़ रहे हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है। जब मैं बैच शुरू करता हूं तो सबसे पहले यही पूछता हूं छात्रों से कि भाई आप क्या पढ़ने के लिए मेरे पास आए हैं, किस लिए एकत्रित हुए, क्या पढ़ाऊंगा मैं? तो ज्यादातर छात्र गलत जवाब देते हैं, कहते हैं कि सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, कोई कहता देवनागरी पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे चीजें गलत हैं। अब आपको इसी बीच में यह भी पता लग जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। तो ये 10 प्रश्न स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन करके किसी भी तरीके से अपने पास संग्रहित कर लीजिए। अब चलिए शुरुआत करता हूं कक्षा की और इन 10 प्रश्नों के अन्वेषण और खोज की। तो अभ्यर्थी बंधुओं, समय बहुत कम बचा है और इस कम समय में हमको स्पीड से पढ़ना है और स्पीड इतनी रहनी चाहिए कि आपको भी समझ में आए और हमको भी समझाने में सुगमता हो। तो इसी स्पीड से हम लोग पढ़ेंगे और इसी स्पीड से आप सब समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा आपसे रखता हूं। हिंदी के उद्भव और विकास पर आज बातचीत करनी है। सबसे पहले एक प्रश्न लिखा जाता है कि हिंदी शुद्ध कौन सा है? हिंदी शुद्ध लिखा है या हिंदी शुद्ध लिखा है? इन दोनों में शुद्ध कौन सा लिखा है? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। शुद्ध कहने से सदैव अर्थ होता है मानक।
लेकिन अगर आप व्याकरण की दृष्टि से इसमें अंतर करें तो शुद्ध और मानक में अंतर होता है। शुद्ध का मतलब अगर इंग्लिश में आप देखें तो प्योरिटी से लिया जाता है और मानक का मतलब स्टैंडर्ड से लिया जाता है। तो हिंदी जो भाषा है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? स्टैंडर्ड हिंदी पढ़ते हैं, मानक हिंदी पढ़ते हैं। तो जो 10वें नंबर का प्रश्न था ठीक इसी तरीके था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मानक हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मानक हिंदी व्याकरण। मानक हिंदी है क्या? मानक हिंदी है 14 सितंबर 1949 से भारत में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। तो एक चीज और पता लग गया कि भारत में स्थिति हिंदी की क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है अथवा मातृभाषा है। अब अगर देखें कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है और मातृभाषा क्या है। आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2019 लागू होने के कगार पे है, उस पे ऑब्जेक्शंस मांगे जा रहे हैं, सुझाव मांगे जा रहे हैं। उसी बीच में कुछ दक्षिण के राज्य अभी अभी आंदोलन के लिए उतरे और उन्होंने कहा कि हिंदी की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। जबकि इसके पहले गवर्नमेंट ने इस नई शिक्षा नीति में एक नियम यह भी बनाया था कि आप किसी भी राज्य किसी भी प्रदेश से हो, आपको 3 भाषाओं के अंतर्गत हिंदी को कक्षा 8 तक आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। लेकिन जो दक्षिण भारत के काफी राज्य उन्होंने खूब आंदोलन किया और सरकार ने अपनी इस नीति में बदलाव किया। अब आपको 3 भाषाएं पढ़नी है, वह भी आपके लिए अनिवार्य नहीं है, जिसमें एक आपको लिटरेचर पढ़ना है, ये अनिवार्य है। तो जो राजभाषा है वो क्या होती है? इसको अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, कार्यालयी भाषा कहते हैं, कामकाज की भाषा कहते हैं। अर्थात जिसमें राजकाज चलता है, अर्थात जिसमें गवर्नमेंट अपना कामकाज करती है। तो गवर्नमेंट कहने का तात्पर्य यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मुख्य भाषा है वो क्या है? हिंदी है। दूसरे प्रकार की जो भाषा है राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र का मतलब होता है नेशनल लैंग्वेज। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं, सबसे दुख की बात यही है। तीसरा है आपकी मातृभाषा। तो हर एक व्यक्ति की मातृभाषा अलग होगी। मैं इलाहाबाद से हूं तो मेरी मातृभाषा अवधी है, आप बनारस से हैं, भोजपुरी है, आप आगरा से हैं, आप भरत के हैं। तो इस तरीके से आपकी अलग अलग मातृभाषा हो सकती है। तो ये तो हो गया। अब इसी में राजभाषा के अंतर्गत भी कई प्रश्न आपके यहां पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप सबको बहुत सारे ऐसे पद मिलेंगे जो कार्यालयीय अभिरुचि के होंगे। तो हिंदी से जोड़ के प्रश्न पूछे जाने स्वाभाविक हैं। मान लीजिए पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय की भाषा क्या है, या जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसकी भाषा क्या है, जो आपका सत्र न्यायालय है वहां की कौन सी भाषा है, आपकी जो कचहरियां हैं, जो तहसील स्तर पर न्यायालय है वहां पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, संविधान किस भाषा में लिखा गया है। तो इस तरह से भाषा से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें यह भी पूछा जाता है कि भाई आप ये बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, फिर गांधी जी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखा था, या जवाहरलाल नेहरू ने सत्य की खोज जो उन्होंने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो किस भाषा में लिखा था। तो कई तो रचनाकारों के जो पुस्तकें हैं उनसे ही पूछ लिया जाता है कि ये किस भाषा में लिखा गया है। तो एक प्रश्न तो आपका भाषाओं से यहां बन जाता है। दूसरा जो अब इसमें मैं बता दूं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की भाषा आपकी अंग्रेजी है। सत्र न्यायालयों की भाषा हर जगह पर अलग है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 2 भाषाएं प्रयोग में आती हैं। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यहां पर हिंदी प्रयोग में आती है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में यहां पर आपकी कौन सी आती है, फारसी या उर्दू।
जी हाँ, उर्दू प्रयोग में लाई जाती है और तीसरी लैंग्वेज के रूप में अगर कोई चाहे तो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। तो ये सत्र न्यायालय की बात है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में अंग्रेजी एकदम से प्रचुरता के साथ और मध्यता के साथ लगी हुई है और वही प्रयोग में आ रही है। तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हो गया, हम मानक भाषा हिंदी का प्रयोग करते, ये हो गया। अब बात बचती है कि हिंदी का जो शुद्ध रूप क्या है। तो हिंदी का शुद्ध रूप है जिसमें हिंदी आप लिखते हैं, एक कहावत भी बन गई कि जिसमें बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं, अर्थात पंचमाक्षरों के स्थान पर आप इनका प्रयोग करेंगे। पंचमाक्षर कौन कौन से हैं? प्रत्येक लाइन के 5वें अक्षर। कैसे? एक होता है अंगा, एक होता है इया, एक होता है आड़ा, और एक होता है न, और एक होता है मा। इन 5 अक्षरों के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर देखिए, जैसे ह है और उसके बाद आधा न था, तो न क्या है? पंचमाक्षर है, प्रत्येक लाइन का 5वां अक्षर के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? बिंदी के रूप में रख सकते हैं। तो ये हिंदी आपका शुद्ध लिखा है, यह भी हिंदी आपका शुद्ध लिखा है, लेकिन पूछा जाएगा कि दोनों में मानक कौन सा लिखा है, स्टैंडर्ड कौन सा है? तो मानक आपका यह लिखा है। तो ये तो हो गया इन पर छोटी सी बातचीत। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी खास बात इसमें हमको और क्या ध्यान रखनी है कि जो इसमें और प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी की व्युत्पत्ति पर। किसी भी की व्युत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। मैं आपसे पूछूं कि आपकी उत्पत्ति हुई है या व्युत्पत्ति हुई है, तो आप कहेंगे सर मेरी तो उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति जो होती है केवल ईश्वर की होती है, व्युत्पत्ति मनुष्यों की होती है। मतलब आप किसी के सहयोग से अगर किसी का जन्म होता है तो उसको क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति कहते हैं। इसी प्रकार जो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति है वो किससे हुई है, यह प्रश्न पूछा जाता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे जब सबसे पहले ईरान के निवासी पहुंचते हैं, कौन? ईरान। ईरान के निवासियों ने ही सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया। यह भी पूछा जाता है कि हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया। जब ये सिंधु नदी के किनारे पहुंचते हैं तो ये पूछते हैं कि भैया हम कहां हैं? तो भारतवासियों ने कहा कि ये सिंधु नदी है, सिंधु। तो कई बार जैसे कोई तुतला आदमी है, तो तुतला आदमी अगर तुतला बोलता है, आप भी अगर उसे तुतला बोलिए तो उसको सुनाई तो सही देता, आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा। मान लीजिए आप उसको किसी से कहे बेटा तुम बोलो चिमटा, तो बोलता है चिमटा, वो चिमटा कहता है, टा को ता कहता है। आप उसके सामने कहिए चिमटा तो तुरंत नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो सुन सही रहा है और तुरंत जो है आपको ऑब्जेक्शन करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो ईरान के लोग थे, ईरान के लोग बोलना शुद्ध नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स उनके यहाँ साइलेंट वर्ड्स थे। साइलेंट वर्ड्स कहने का मतलब क्या होता है? मूक वर्ड। जैसे अंग्रेजी में हम साइकोलॉजिक स्पेलिंग पी से स्टार्ट करते हैं, KNOW कनऊ को नो पढ़ते हैं, वहां पर साइलेंट वर्ड्स मूक वर्ड थे। ठीक इसी प्रकार से ईरानियों के यहां भी कुछ मूक वर्ड्स थे, अर्थात वो लोग स को हा का रूप में प्रयोग करते थे और धा को द के रूप में प्रयोग करते थे। इसी कारण से उनके यहां सा भी नहीं था और उनके यहां धा भी नहीं था। उनके यहां सा के स्थान पर हा और धा के स्थान पर दा का प्रयोग किया जाता है। जब लोगों ने बताया ये सिंधु नदी है तो उनके मुंह से क्या निकला? हिंदू नदी है। क्या निकला? हिंदू। तो उन्होंने ईरानियों ने ही सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अब जब हिंदू का प्रयोग किया, अब देखिए तो सिंधु छोटा ऊ होगा इसमें, क्योंकि सिंधु नदी होती है, सिंधु नहीं होती। हाँ, तो सबसे पहले जब उन्होंने कहा हिंदू, अब हिंदू शब्द में आप देखिए कि सबसे ज्यादा बल किस पर पड़ रहा है बोलने में? हिंदू, ऊ पर सबसे ज्यादा बल पड़ रहा है। तो जिस चीज पर बल पड़ता है वो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाता है सबसे ज्यादा।
कई उदाहरण है, जब मैं आपको तद्भव तत्सम पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे पहले आप दुग्ध बोलते थे, और दुग्ध बोलते थे तो ग पे सबसे ज्यादा बल पड़ता था, यही कारण है कि दुग्ध का दूध हो गया। इसी कारण से यहां पर भी ऊ पर सबसे अधिक बल पड़ता था, और ऊ का क्या होगा, विलोपन हो गया। केवल हमारे पास क्या बच गया, हिंद बच गया, हिंद। और हिंद में ईक प्रत्यय लगा दिया गया, ईक प्रत्यय, और हमारे पास एक नया शब्द बनकर आ गया हिंदीक। तो कोई प्रत्यय अपने से नहीं लगाया, ये एक परंपरा होती है कि लोग उसको बोलते बोलते उसमें इस तरह का परिवर्तन ला देते हैं। तो यहां हिंद धन ईक बराबर हिंदीक शब्द बन गया, और हिंदीक में का जो है कालांतर में काट दिया गया, बोलने में कम होने लगा और हिंदी शब्द बच गया। तो जो हमारी भाषा होती है वो घिसते हुए चलती है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। संस्कृत से भाषाएं शुरू हुई और आज तक आते आते उसमें बहुत सारी कम चीजें बची, बहुत सारे शब्द छूट गए, कुछ शब्दों में बहुत सारा परिवर्तन कर दिया गया। तो ये बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने ये जाना कि हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। सबसे पहला प्रयोग ईरान के निवासी करते हैं, और इसका जो क्रम है वो कैसे है, सिंधु, हिंदू, उसके बाद हिंदी, फिर हिंदी, ये क्रम है हिंदी के व्युत्पत्ति का। अब तो आपने जान लिया कि हिंदी की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है, सिंधु शब्द से हुई है। अब जो ये हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है, यह भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी शब्द जो है आपका फारसी भाषा का है, ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है। जैसे जब मैं पढ़ाने आता हूं तो आप क्या कहते हैं, हिंदी वाले सर आ गए, क्या कहते हैं, हिंदी वाले। कभी आप दावत खाने गए हो, न्योता खाने गए होंगे, तो आप क्या कहते हैं, जो पूड़ी देता रहता है, जो कचौड़ी बांटता रहता है, उसको क्या कहते हैं, कचौड़ी वाला ना, ए पानी वाला, ए दूध लपसी वाला, ए चटनी वाला ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जिस दिन कचौड़ी बांट लिए दूसरे दिन बढ़िया वो टाई पैंट पहन के जा रहे हैं और उनसे आपको ये कचौड़ी वाले इधर आइए, तब तो आप उनको कचौड़ी वाला नहीं कहेंगे। वो उसी समय पर आपने उनका नामकरण कर दिया, तो उसमें वाला लगा दिया। ये वाला क्या है, एक प्रकार का विशेषण है। और जो हिंदी शब्द है या जितनी भी भाषाएं होती हैं वो सब क्या है, विशेषण होती हैं। व्याकरण की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि हिंदी किस तरह का शब्द है, तो व्याकरण की दृष्टि से हिंदी विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न। तो अगले तथ्य की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी की व्युत्पत्ति के विषय में हमने जान लिया, हिंदी के राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा के विषय में हमने जान लिया, हिंदी की संवैधानिक स्थिति के विषय में हमने जान लिया, हिंदी जो भारत की राजभाषा बनी है वो किस अनुच्छेद में बनी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 343 के 1 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न और है कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है और हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। हिंदी की उत्पत्ति और विकास, दोनों अलग तरह का प्रश्न है। हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है और हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यह आपको बताना है। तो चलिए शुरुआत करता हूं। देखिए, जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत है। संस्कृत भाषा ऐसी है, संस्कृत का मतलब होता है परिमार्जित, परिमार्जित, सुसंस्कृत और जिसका व्याकरण आज तक अपरिवर्तनीय है। चलिए देखते हैं कि ये किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। आप जानते हैं कि इस धरती पर सबसे पहले एक भाषा आती है जिसको हम संस्कृत के नाम जानते हैं। संस्कृत जो थी इसको भी हमने दो भागों में बराबर बराबर विभाजित कर दिया, और वो दो भाग कौन से हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। एक का समय जो है वो 2000 से 2000 ईसा पूर्व से है और एक का समय 800 ईसा पूर्व से है।
तो मतलब ईसा के जन्म से 2000 साल पहले, ईसा के जन्म से 2000 साल पहले ही संस्कृत का प्रयोग हो रहा था। यह वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आती है, यह लौकिक के अंतर्गत आती है। यहां एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि वैदिक साहित्य इनमें से कौन सा है, कौन सा लौकिक साहित्य है। तो जिन रचनाकारों के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते उनको वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई अच्छा ऋग्वेद के रचनाकार बताओ, आप कहेंगे नहीं आता। हम कहेंगे यजुर्वेद के लिए रचनाकार बताओ, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, इन सब के आप मुझे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, इन सब के आप रचनाकार मुझे बता दो। तो इन सब के रचनाकार नहीं है, क्योंकि इन सब को क्या कहा गया, अपौरुषेय कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा के मुख से जो निकली वाणियां हैं उन्हीं को हम इसके अंतर्गत संग्रहित कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ये सब है, चारों वेद हैं, पुराण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आएंगे। जिनके रचनाकारों के विषय में हमको ज्ञात है वो सब किस में आएंगे, लौकिक संस्कृत में। जैसे पूछ लिया जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किस तरह की रचना है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम किस तरह की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत की रचना है, अर्थात लौकिक संस्कृत की रचना है। उनके रचनाकार को जानते हैं हम। रामायण, रामायण की रचनाकार को भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया लौकिक संस्कृत का। आप जानते हैं कि भाषाएं क्या होती हैं, वो काफी प्रासंगिक तरह से चलती हैं। वैदिक संस्कृत में कोई भी व्याकरण नहीं था। जैसे मनुष्यों को अनुशासित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे भाषा को अनुशासित करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब जिस भाषा का व्याकरण ही नहीं है, अब बताओ कि उसका कैसे काम होगा। जैसे अगर आज भाषा में व्याकरण नहीं होता तो हम लोग कैसे भाषा बोलते। आप डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर कहता ऐसा है कि मरीज को हिलाकर दवा पिलाओ। अब आप कहेंगे मरीज को हिला के दवा पिलाएंगे, थोड़ी बहुत जान है वो भी निकल जाएगी। अच्छा, फिर आप जाते, आजकल भाई बहुत गर्मी पड़ रही है, 49 डिग्री के लगभग पारा पहुंच जा रहा है, खास करके इलाहाबाद का। तो यहां पर अगर देखिए तो जाइए, गन्ना पेरने वाला जो है उसके पास जाइए तो दो तरह के स्टेटमेंट लिखे रहते हैं। एक तरह का स्टेटमेंट तो लिखा रहता है यहां पर ताजे गन्ने का रस मिलता है। पहली तरह की दुकानों में लिखा रहता है यहां ताजे गन्ने का रस मिलता है, और दूसरी तरह की दुकानों में लिखा रहता है यहां गन्ने का ताजा रस मिलता है। यहां ताजे गन्ने का रस मिलता है, यहां गन्ने का ताजा रस मिलता है। दो तरह से लिखा रहता है। अब आप ये बताइएगा मुझे कमेंट करके कि किस गन्ने का रस पीना चाहेंगे आप, जहां पर लिखा होगा ताजे गन्ने का रस या गन्ने का ताजा रस। कुछ जगहों पर आप देखिए, बाबा रामदेव का नाम ले रहा हूं, प्रचार नहीं कर रहा हूं उनका, लेकिन वो घी बेचते हैं, बहुत सारी चीजें बेचते हैं, घी भी बेचते हैं। उसी में उनके घी के प्रोडक्शन पे लिखा रहता है यहां पर जो है गाय का देसी घी। वो कहीं भी नहीं लिखते देसी गाय का घी, वो देसी गाय का घी नहीं बेचते, वो गाय का देसी घी बेचते हैं। तो अब ये जो मार्केटिंग है, तो इस तरह से शुद्ध अशुद्ध शब्द भी, जो शुद्ध शुद्ध वाक्य आपके यहां पूछे जाते हैं, वो उसका आप निराकरण कैसे करते हैं, व्याकरण से। तो जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों का चयन करना है, पकड़ करनी है आपको, वो जब तक आपको पूरा व्याकरण अच्छे से नहीं मालूम होगा तो शुद्ध शुद्ध वाक्यों को नहीं पकड़ पाएंगे। और ये प्रश्न आपके यहां परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, वैदिक संस्कृत में इस तरह कोई व्याकरण ही नहीं था, इसलिए ये उतना प्रासंगिक नहीं हो पाया। लौकिक संस्कृत में सबसे पहले व्याकरण लिखा महर्षि पाणिनि ने। पाणिनि ननाद ढक्काम नौ पंचबारम नटराज राजो। नटराज राजो, नटराज राज किसको कहा जाता है, नटों के जो राजा हैं। कौन है नट के राजा, शिव।
शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो नव पंचवारम, 9 और 5 मतलब 14 बार बजाते हैं डमरू और 14 माहेश्वर सूत्र निकलते हैं और उसी माहेश्वर सूत्रों से महर्षि पाणिनि ने पूरे हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण की आधारशिला रखी। अर्थात उन्होंने एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका नाम अष्टाध्यायी रखा। 8 अध्याय हैं उसमें, इसलिए उसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा। तो संस्कृत में सबसे पहले जो व्याकरण लिखा गया अष्टाध्यायी, और उसी से हमारी वर्णमाला का भी, हिंदी वर्णमाला का भी निर्माण होता है। तो जो पाणिनि ने लिखा संस्कृत में, और संस्कृत थी ये, संस्कृत थी मतलब लौकिक। संस्कृत के काल में ही दूसरी भाषा का प्रयोग होने लगा, पाली। यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि संस्कृत की अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है। अपभ्रंश का मतलब होता है गिरना, अपभ्रंश का मतलब गिरना, उसका मानक, उसका स्टैंडर्ड गिर जाना। तो संस्कृत भाषा की जो आपकी अपभ्रंश है वो क्या है, पाली है, और पाली से प्राकृत। अब आपसे पूछा जाएगा कि पाली भाषा की अपभ्रंश कौन सा है, तो प्राकृत, और प्राकृत का अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद औहट्ट, औहट्ट के बाद पुरानी हिंदी, और पुरानी हिंदी के बाद मानक हिंदी। हम लोग यही मानक हिंदी अर्थात स्टैंडर्ड हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से औहट, औहट से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से मानक हिंदी। अब यही प्रश्न मैंने पूछा था कि संस्कृत की जो अपभ्रंश है वो पाली है, पाली का जो अपभ्रंश है वो क्या है, प्राकृत है। मतलब संस्कृत की जो मानकता है वो जब घटती है, टूटती है, तो पाली में पहुंच जाती है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी और इसमें 2 तरह के नए स्वर देखने को मिलते थे। बहरहाल आपके यहां प्रश्न ही पूछा जाएगा। और पाली से जो टूटकर भाषा बनती है वो प्राकृत बनती है, ये जैन धर्म की भाषा बनी। उसके बाद अपभ्रंश आता है और इसी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास होता है, इन्हीं अपभ्रंशों से ही। और ये कुल मिलाकर 5 ऐसे अपभ्रंश आपके यहां आते हैं जिससे 5 बोली उपवर्गों का जन्म हो जाता है। तो आपसे प्रश्न जो पूछा गया, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से और हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ये आपने एक महत्वपूर्ण चीज जानी। अब और क्या पूछा जाता है अभी प्रश्नों में, एक चीज और मैंने ये पूछी थी कि हिंदी जो है वो किस तरह की भाषा है, वियोगात्मक या संयोगात्मक, अर्थात रचना या बनावट के आधार पर। तो किसी भी भाषा का अध्ययन 2 तरीके से किया जाता है, एक पारिवारिक वर्गीकरण और एक जो है उसके आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, भारोपीय। और रचना या बनावट के आधार पर हिंदी किस तरह की भाषा है, आकृत मूलक भाषा है। आकृत मूलक दृष्टि से, तो आकृत मूलक दृष्टि से हिंदी जो भाषा है किस तरह की है, आकृत मतलब बनावट, बनावट के आधार पर हिंदी किस तरह की भाषा है, तो आप बताएंगे? हाँ बताइए। जी हाँ, हिंदी है वियोगात्मक भाषा। ये यूपी SSSC में प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि बनावट या आकृत मूलक दृष्टि से हिंदी किस तरह की भाषा है, तो वियोगात्मक है, वियोगात्मक है। दूसरी देखिए, जितने भी आधुनिक भाषाएं हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस या होल वर्ल्ड में जो मॉडर्न
लैंग्वेजेस हैं वो सब की सब किस तरह की भाषा है? वियोगात्मक भाषा है। इसके बरक्स जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं, सभी प्राचीन भाषाएं किस तरह की भाषाएं हैं? संयोगात्मक भाषा है। तो इस दृष्टि से संस्कृत जो है वो संयोगात्मक भाषा है और हिंदी वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक का मतलब है कि अगर हम किसी शब्द में लगे प्रत्यय को पहचान ले, अलग से निकाल लें, तो वियोगात्मक भाषा हो गई। जैसे हम लिख दें पढ़ाई, पढ़ाई लिखने के बाद हम इसमें से आई बहुत आसानी से देख ले रहे हैं और अलग कर ले रहे हैं। रीडिंग, READING, रीड शब्द से ING बहुत आसानी से हम अलग कर ले रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों भाषाएं वियोगात्मक भाषा है, जबकि संस्कृत जो है वो किस तरह की भाषा है? संयोगात्मक भाषा है। तो ये तो आप लोगों ने और जान लिया। बार बार एक एक शब्द में बोल रहा हूं, भाषा भाषा भाषा। अरे यार है क्या भाषा? ये चलो ये भी देखता हूं। भाषा का मतलब होता है कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है। हम अपने विचार को जिस तरह से आपके सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो भाषा कहलाता है। और भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की भाषा को क्या कहा जाता है? मौखिक कहा जाता है। और दूसरे प्रकार की भाषा को क्या कहा जाता है? लिखित कहा जाता है। अब मौखिक भाषा में भी सांकेतिक भाषा होती है और लिखित भाषा में भी सांकेतिक भाषा होती है। अब सांकेतिक भाषा में जैसे जो रात में ट्रैफिक पुलिस काम करता है, उनकी जो वर्दी होती है, उनका ड्रेस होता है, वो इस तरह से होता है, पीला या लाल होता है कि उसमें लाइट पड़े और वो रिफ्लेक्ट कर जाए, तो अलग से वो चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वह भी क्या करता है? एक भाषा का काम करता है। तो दोनों भाषाओं में जो अलग अलग दो तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो भाषाएं ये हो गई आपकी मौखिक और लिखित, दो प्रकार की भाषाएं। अब इसमें एक चीज और हमको ध्यान में रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? छोटी, मौखिक में भी और लिखित में भी। अब आप बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? एक बार किसी भारतीय व्यक्ति से किसी अंग्रेज ने कहा कि यार अंग्रेजी इतनी बढ़िया भाषा है कि बहुत थोड़ा सा बोलना पड़ता है और जो है काम चल जाता है। तो भारत और अंग्रेजी वाले में कॉन्टेस्ट हो गया। उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो भारत वाले ने कहा कि पहले आप अपनी भाषा का प्रयोग करके दिखाओ। तो अंग्रेज कहता है कि कोई उससे आगे पूछा कि डू यू वांट टी? तो उसने कहा नो। कहा डू यू वांट मिल्क? नो। हो गया। तो उन्होंने कहा, इशारा किया कि देखा केवल हमने नो बोला और हमारा काम चल गया। तो उसने कहा अच्छा। तब अब भारतीय वाला आया, उनसे पूछा कि क्या आप चाय लेंगे? तो भारतीय ने कहा, उन्होंने कहा इस तरह केवल मुंह बनाया, कहा कि नहीं चाहिए। अब उन्होंने नो बोला और भारतीय ने केवल इतना इशारा कर दिया और उसका काम हो गया और भारत वाला जीत गया। बहरहाल ये ऐसे चुटकुला था, बता दिया मैंने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सबसे छोटी इकाई, कहने का मतलब सबसे कम बोलें, सबसे कम लिखें और भाषा का काम हो जाए, ऐसी वो कौन सी इकाई है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो मौखिक इकाई में हमारी क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में फोनिक्स कहते हैं। ध्वनि को अंग्रेजी में फोनिक्स कहते हैं और इसको संस्कृत में स्वनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वनिम। स्वनिम, ध्वनि या फोनिक्स, ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। अगर हम लिखित इकाई कहें जिसको हम लिख सकें, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होगी? तो चलिए देखते हैं वो क्या होगा? वर्ण होगा। ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपकी ध्वनि और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। लेकिन आपके यहां प्रश्न कई बार गलत पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए क्या जवाब होगा? अगर आपसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ना तो वो मौखिक पूछे और ना ही लिखित पूछे, तब आपका जवाब होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है।
तब आपको उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब भाषा के विकास का क्रम पूछा जाता है, भाषा का विकास किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ध्वनि आती है। ध्वनि को फिर हम क्या बना देते हैं, वर्ण बना देते हैं। वर्णों से, वर्ण या अक्षर यहां रख लेते हैं, अक्षर फिर वर्ण आता है, ध्वनि अक्षर या वर्ण, फिर उसके बाद वर्णों से क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्द से क्या बनता है, पद बनता है, पद से क्या बनता है, वाक्य बनता है, वाक्य से क्या बनता है, अन्विति बनती है, अन्विति। तो ये इनका क्रम है। तो पहले ध्वनि, फिर अक्षर या वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, फिर अन्विति। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा था कि भाषा की पूर्णतम इकाई कौन सी होती है, तो आप जान लीजिए कि भाषा की जो पूर्ण इकाई होती है वो क्या है, वाक्य है। भाषा की पूर्णतम इकाई जो है उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां से, ठीक है, क्लियर होगा आप सबको। तो ये इतने तरह के प्रश्न मैंने पूछे थे, लगभग सभी प्रश्नों के जवाब आप सबको मिल गए होंगे। हो सकता है मैं कोई प्रश्न भूल रहा हूं, तो अगर कोई प्रश्न भूल रहा हूं तो उसको कमेंट आप करिएगा, उसका जवाब कमेंट में दे दिया जाएगा कौन सा प्रश्न भूल रहे थे। तो इस तरीके से मित्रों हम सबको तैयारी करनी है। इस तरह से हम तैयारी करेंगे तो जल्दी से हम पास हो सकते हैं। केवल कितने दिन है, 45 दिन। 30 दिन पहले सिलेबस जारी करता है, 15 दिन आपको एडमिट कार्ड के लिए मिलता है, 45 दिन टोटल हैं। तो हम आपको 5 दिन लगातार, आज दूसरी क्लास है, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, 3 कक्षाएं आपको और मिलेंगी जो पब्लिक होंगी, जिसमें आपको इसी तरीके से 10 प्रश्न दिए जाएंगे और उनसे संबंधित चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा, आपके सामने रखा जाएगा। तो अब आज का वीडियो यहीं तक। अब दूसरे वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक अपने जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव रंजन, टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका ज्योग्राफी टीचर। हमारे यहाँ जो ऑनलाइन बैच चल रहा था लोअर पीसीएस का, वह सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। कुछ हैं उसमें, कुछ लेक्चर हैं जो अभी भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ फरवरी में यह बैच प्रारंभ हुआ और लगातार 3 महीने के साथ हमारी टीम ने अथक परिश्रम किया और उस अथक परिश्रम के बाद हमने अपने विद्यार्थियों को कई लगभग 500 के लगभग वीडियो दिए, सैकड़ों हमने फाइलें दी, उन्हें पीडीएफ दिया, जिसके कारण उनकी एक विस्तृत और सुचारू तैयारी हो सकी। अब जबकि एग्जाम की डेट आने वाली है तो 45 दिन के लिए हमारी टीम के द्वारा, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके लिए एक क्रैश कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें हम आपको टू द पॉइंट पढ़ाएंगे। वही क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से एग्जाम बार-बार प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जहां से बार-बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज के क्रम में मैं आपको गंगा नदी से परिचित कराना चाहता हूं, गंगा नदी के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। गंगा नदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। यह प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में, यह प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और यह परीक्षा जो है वो यूपी ट्रिपल के द्वारा आयोजित कराई गई है। उस यूपी ट्रिपल के जो पैटर्न है उसके अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन पूछे गए जिनको हमने आपको यहाँ पे लिख दिया। कई सारे लोगों को आंसर मालूम होंगे और कई सारे लोगों को आंसर मालूम नहीं होंगे। बीच बीच में मैं आपको कई सारे और उससे भी ऊपर के क्वेश्चन बताता रहूंगा। आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है गंगा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य। तो हमें मालूम होना चाहिए पहले कि गंगा कितने राज्यों में प्रवाहित होती है। गंगा सर्वप्रथम किस मैदान में प्रवेश करती है। गंगा की सर्वाधिक पश्चिमी सहायक नदी, गंगा की एकमात्र नदी जो पठार से निकलती है, गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है, टहरी बांध किस राज्य में स्थित है, नमामि गंगे जो गंगा से संबंधित प्रोजेक्ट था नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब चलाया गया, फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है, कर्णप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। यह सारे वह क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पूरे वीडियो में आप वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ।
पूरा वीडियो जब समाप्त हो जाएगा गंगा नदी का, तो आपको इन सभी प्रश्नों के अपने आप आंसर मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। गंगा नदी, गंगा नदी स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट कौन सी नदी करते हैं? स्टार्ट करते हैं हम लोग गंगा नदी। और गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। पहले गंगा नदी के बारे में, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब देखिएगा, लंबी नदी और बड़ी नदी में अंतर होता है। सबसे लंबी नदी, लंबी नदी की बात करें तो गंगा, और गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है गंगा नदी की लंबाई? 2525। अगर मान लीजिए यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम, तो ब्रह्मपुत्रा। बड़ी का मतलब आयतन से होता है, और लंबाई का मतलब, लंबी का मतलब जितनी ज्यादा लंबी दूरी वो तय करे उससे होता है। तो गंगा की सबसे लंबी नदी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है? 2525। यह जो गंगा नदी है यह भारत के 5 राज्यों में बहती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। एक राज्य का नाम है आपके उत्तराखंड, दूसरे राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, तीसरे राज्य का नाम है बिहार, चौथे राज्य का नाम है झारखंड, और 5वें राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो यह वो 5 राज्य हैं जहां पर गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब 5 राज्यों में यदि गंगा नदी प्रवाहित होती है तो कोई ना कोई एक ऐसा राज्य होगा जिसमें गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक होगी। तो सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम लंबाई वाला राज्य, तो सबसे कम लंबाई वाला राज्य झारखंड। अब उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बह रही है तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो बाबू याद रख लो 1140 किलोमीटर। कितनी है? 1140 किलोमीटर। 1140 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। कितने राज्यों में रही है? 5 राज्यों में रही है। समझ गए? तो ये गंगा नदी हो गई। गंगा नदी की लंबाई इतनी है। आगे देखिएगा, इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। गंगा नदी में कई सारी नदियां आती हैं, तब कहीं जाके गंगा नदी का निर्माण होता है। सबसे पहले 2 नदी आती हैं। इस नदी का नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा, सॉरी, इस नदी का नाम विष्णु गंगा। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है विष्णु गंगा के बाद इस नदी का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों नदियां जिस स्थान पर आके मिलती हैं, इस स्थान का एक नाम है और इस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। इस स्थान का नाम क्या है? तो इस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। जब ये विष्णु प्रयाग पे मिलती हैं तो यहां से एक न्यू नदी का निर्माण होता है। इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी से एक नदी यहां से आके मिलती है, और अलकनंदा से जो नदी आकर मिलती है उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। पिंडार नदी जहां पर आके मिलती है वहां पर एक प्रयाग है। प्रयाग का नाम क्या है? तो प्रयाग का नाम है आपका कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद जो नदी आगे बनती है, इस नदी का नाम अभी भी क्या है? तो इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है इसका? अलकनंदा। और अलकनंदा नदी से इस ओर से एक नदी आके मिलती है। अलकनंदा से जो नदी आके मिलती है इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जहां पे अलकनंदा से मिलती है, यहां पर एक प्रयाग है, और यहां पर जो प्रयाग है इस प्रयाग का नाम क्या है? तो इस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम अभी भी क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक ना? अलकनंदा अभी भी इसका नाम है। यहां पर उत्तराखंड राज्य में यहां पर एक स्थान है, और इस स्थान का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर जहां पे बर्फ एकत्रित होती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और यहां पर आके अलकनंदा से मिल जाती है। नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है भागीरथी। नदी का नाम क्या है? भागीरथी। और भागीरथी जहां पे अलकनंदा से मिलती है यहां पर एक स्थान है। इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। जैसी देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं, इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम क्या हो जाता है? तो इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। नदी का नाम क्या हो गया? नदी का नाम हो गया गंगा नदी। तो इतनी सारी नदी आई, तब कहीं जाके गंगा नदी का निर्माण हुआ। गंगा नदी से, भागीरथी नदी से एक छोटी सी नदी आके मिलती है, और इस नदी का नाम है भीलांगना। नदी का नाम क्या है? भीलांगना।
भीलांगना नदी जहां पे मिलती है यहीं पर एक बांध बना है और इस बांध का नाम है टहरी बांध। बांध का नाम क्या है? तो बांध का नाम है टहरी बांध। अभी तक की जो एक घटना मैंने अभी तक का जो बताया आपको गंगा नदी के बारे में, यह पूरी की पूरी घटना जिस राज्य की है उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। यह पूरी की पूरी घटना जिस राज्य की उस राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड। और अभी तक गंगा नदी पर्वतों पर है, पर्वतों पर बह रही है। तो उत्तराखंड में पूरी की पूरी नदी पर्वतों पर प्रवाहित होती है। पर्वतों पर अभी ये प्रवाहित हो रही है, पर्वतों पर प्रवाहित होती है, ठीक ना, पर्वतों पे प्रवाहित होती है। और जब इन पर्वतों से सबसे पहले नीचे उतरती है तो सबसे पहले हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। कहां पे प्रवेश करती है? तो सबसे पहले हरिद्वार मैदान में प्रवेश करती है। और यह बात आप लोग बखूबी जानते होंगे कि हरिद्वार किस राज्य में है? तो हरिद्वार आपका उत्तराखंड में है। हरिद्वार किस राज्य में है? तो हरिद्वार आपका उत्तराखंड में है, ठीक ना। अब देखिएगा इतने सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखाए थे अभी समझा देता हूं। दो नदियां आई, विष्णुगंगा, धौलीगंगा, कहां पे मिली? विष्णुप्रयाग। नदी का निर्माण हुआ अलकनंदा। अलकनंदा से पिंडार कहां पे मिली? कर्णप्रयाग। कौन सी नदी बनी? अलकनंदा। अलकनंदा से मंदाकिनी नदी कहां मिली? रुद्रप्रयाग। किस नदी का निर्माण हुआ? अलकनंदा। भागीरथी नदी अलकनंदा से कहां मिली? देवप्रयाग। किस नदी का निर्माण हुआ? अलकनंदा। सॉरी, किस नदी का निर्माण हुआ? गंगा। किस नदी का निर्माण हुआ? गंगा। जो अभी पूरी की पूरी कहानी है, या पूरी की पूरी कहानी आपकी उत्तराखंड राज्य की है। और उत्तराखंड राज्य में जो गंगा नदी है आपकी, वो पर्वतों पर प्रवाहित होती है। किस पे प्रवाहित होती है? तो पर्वतों पर प्रवाहित होने वाली नदी है। अब देखिएगा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन लिखाए थे उन क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक ना। जो अभी हमने आपको क्वेश्चन लिखाए थे उन क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन मिल गए। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा? तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश। गंगा सर्वप्रथम किस मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी सर्वप्रथम जिस मैदान में प्रवेश करती है उसका नाम हरिद्वार। गंगा की सर्वाधिक पश्चिमी सहायक नदी अभी नहीं हुआ और कोई। गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? 1140 किलोमीटर। 1140। टहरी बांध किस राज्य में स्थित है? यह भी बता दिया हमने आपको। टहरी बांध जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उस राज्य का नाम उत्तराखंड, ठीक ना। कर्णप्रयाग किन दो नदियों पर है? तो कर्णप्रयाग आपका अलकनंदा और किस नदी के संगम पर है? तो अलकनंदा और पिंडार के संगम पर आपका कर्णप्रयाग है। अभी मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया आपको 5, जो मैंने 9 क्वेश्चन लिखे थे अभी और बताऊंगा। तो ये 9 क्वेश्चन में से आपको 5 के आंसर तुरंत मिल गए। टू द पॉइंट तैयारी है, टू द पॉइंट जो आने वाला है वही। गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश। गंगा सर्वप्रथम किस मैदान में आती है? हरिद्वार। गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई 1140। टहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार, समझ गए ना। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। अब गंगा नदी को आगे बढ़ते हैं। तो 2 नदियां आ रही हैं। एक नदी का है भागीरथी नाम है, भागीरथी। और एक नदी का नाम जो है, एक नदी का नाम है एक नदी का नाम क्या है आपकी? अलकनंदा। ये दोनों नदियां आई जहां पर आके मिली। यहां पर एक प्रयाग है और इस प्रयाग का नाम क्या है? इस प्रयाग का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। यहां से गंगा नदी प्रारंभ हुई। तो गंगा नदी सर्वप्रथम जिस मैदान में प्रवेश करती है उस मैदान का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार से ये नदी जब उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा जाता है कि गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रख लो बाबू, गंगा नदी उत्तर प्रदेश सबसे पहले कहां पर प्रवेश करती है? बिजनौर में। कहां पे करती है? बिजनौर। बिजनौर के आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बलिया से होते हुए कहां चली जाती है? बलिया से होते हुए बिहार और बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल। गंगा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बाउंड्री के समांतर बहती है, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है। कौन सी नदी? गंगा, ठीक है। उसके बाद जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल में इस नदी पर एक बांध निर्मित है। और पश्चिम बंगाल में इस नदी पर जो बांध निर्मित है उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है फरक्का बांध। और फरक्का बांध से नदी पुनः 2 भागों में बढ़ जाती है।
एक भाग जो इसका है वो बांग्लादेश में चला जाता है, एक भाग इसका कहां चला जाता है, तो एक भाग इसका बांग्लादेश में चला जाता है। और बांग्लादेश में जो भाग चला जाता है, बांग्लादेश में जो भाग चला जाता है उसको एक नाम दिया जाता है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम, क्या नाम दिया जाता है, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से जानते हैं। दूसरा वाला भाग भारत में ही रहता है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में इसको एक नाम दिया जाता है, पश्चिम बंगाल में इसको नाम दिया जाता है हुगली। पश्चिम बंगाल में इसको क्या नाम दिया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को एक नाम दिया जाता है, और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को एक नाम दिया जाता है, नाम क्या दिया जाता है, हुगली नदी। इसी हुगली नदी के किनारे एक शहर स्थित है और इस शहर का नाम है कोलकाता। कोलकाता, जिसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं, पूर्व का बोस्टन बोलते हैं। कोलकाता डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है। कोलकाता शहर किस नदी किनारे, गंगा या हुगली, तो हुगली नदी किनारे है, ठीक ना। तो ये हो गई। अब देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसी नदी का नाम बताइएगा जो जिसमें दो धाराएं आती हैं, एक नदी बनाती है, फिर से दो धाराओं में नदी बढ़ जाती है, तो गंगा। पहले दो धाराएं आ रही हैं, एक का नाम भागीरथी, एक का नाम अलकनंदा। एक धारा बनाई कौन सी, गंगा, फिर से दो धाराओं में विभाजित हो गई, एक का नाम पद्मा और दूसरी का नाम जो कि कोलकाता में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हुगली। समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर छोटा नागपुर पठार है और छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है और जाके हुगली नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है और जाके हुगली नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है दामोदर। इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जिसके द्वारा बंगाल में अधिक मात्रा में बाढ़ आती है। बंगाल में अधिक मात्रा में बाढ़ आने के कारण दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। तो दामोदर नदी को कहां का शोक बोलते हैं, तो दामोदर नदी को नाम दिया गया बंगाल, बंगाल का शोक। समझते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन है, सारे के सारे पूछे गए। दामोदर नदी को बंगाल का क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। यहां पर एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक पठार है जिसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है, अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है जो कि पटना शहर के समीप आके गंगा मिल जाती है, पटना शहर के समीप। और जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है सोन नदी। इस नदी का नाम क्या है, सोन नदी। सोन नदी है जो कि पटना में आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो यह एक ऐसी नदी है जो पठार से निकल रही है, पठारी नदी है। और एकमात्र पठारी नदी का नाम बताइएगा जो गंगा की सहायक नदी है, यानी एकमात्र ऐसी नदी का नाम पूछा जा रहा है जो पठार से निकलती है तो उस और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो नाम याद रखना है, नाम क्या है, तो नाम है उसका सोन नदी। नाम क्या है, तो नाम है इसका सोन नदी। आगे देखिएगा, उत्तराखंड में, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ऊपर जगह नहीं है। उत्तराखंड में एक स्थान है बंदरपूंछ पर्वत, बंदरपूंछ पर्वत। और बंदरपूंछ पर्वत पे बर्फ जमी है और उस बर्फ का नाम क्या है, बंदरपूंछ पर्वत पर जो बर्फ है उस बर्फ का नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जाके कहां मिल जाती है, तो जाके नदी मिल जाती है गंगा में। और गंगा में जहां पर ये नदी मिलती है, उस स्थान का नाम क्या है, तो उस स्थान का नाम है प्रयाग। तो आप बखूबी जान रहे होंगे कि प्रयाग में कौन सी नदी आके गंगा से मिलती है, तो इस नदी का नाम है यमुना। नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है यमुना। और यमुना एक ऐसी नदी है जो कि गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों में यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के बाद दिल्ली में आती है, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम के जिले में प्रवेश करती है, तो गाजियाबाद, गाजियाबाद, ठीक ना, गाजियाबाद से प्रवेश करती है। तो सर्वप्रथम कहां पे प्रवेश करती है, गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्र से प्रवेश करती है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद, गाजियाबाद के आगे बढ़ती है, गाजियाबाद के आगे बढ़ती है तो आपके आगरा, मथुरा, कालपी, हमीरपुर, बांदा से होते हुए आपकी प्रयाग में आके गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी पर, यमुना नदी पर, यहां पर एक शहर है और इस शहर का नाम जरूर सुने होंगे, इटावा। एक यहां पर शहर है, इस शहर का नाम भी सुने होंगे, हमीरपुर। और एक यहां पर शहर है, इसका भी नाम सुने होंगे और इसका नाम है बांदा।
एक नदी है जो आती है और इटावा में, एक नदी है जो आती है इटावा में, यमुना नदी से मिल जाती है। नदी का नाम है चंबल। एक नदी है जो कि हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है, नदी का नाम है बेतवा, बेतवा नदी। और एक नदी है जो बांदा में आके यमुना नदी से मिल जाती है, नदी का नाम है केन नदी। नदी का नाम क्या है? केन। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, चंबल, बेतवा, केन और सोन, चंबल, बेतवा, केन और सोन में से वह कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है? तो देखिएगा अच्छे से, अगर देखेंगे तो सोन नदी आके गंगा में मिल रही है, जबकि जो आपकी चंबल, बेतवा और केन नदियां हैं, चंबल, बेतवा और केन नदियां आपकी गंगा नदी से नहीं मिल रही हैं, बल्कि चंबल, बेतवा और केन नदियां आपकी यमुना नदी से मिल रही हैं। इसलिए तीनों नदियां चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां कहलाई जाएंगी। यह भी तीनों नदियां पठार से निकलती हैं। चंबल नदी आपकी मालवा पठार से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, जबकि बेतवा और केन नदी आपकी बुंदेलखंड के क्षेत्र से निकलती है, यह भी एक पठार है। तो पठारी नदियां, तीन पठारी नदियों के नाम बताइएगा जो यमुना की सहायक नदी हैं, तो आप बता देंगे चंबल, बेतवा और केन, चंबल, बेतवा और केन। तो ये नदियां हैं जो दक्षिण की ओर से, ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, ये नदियां हैं जो दक्षिणी ओर से गंगा नदी में आकर मिल जा रही हैं। तो दक्षिण में ये नदियां बहती हैं। अब एक नया क्वेश्चन पूछा गया, नया ट्रेंड का, कि दक्षिण की वह सबसे लंबी नदी का नाम बताइए जो गंगा की सहायक नदी, या गंगा की ऐसी सहायक नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से आके गंगा से मिलती है। तो आप याद रख लीजिएगा, कौन सी? यमुना। कौन सी? यमुना। बोलो, क्लियर है? पठार से निकलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी, तो पठार से निकलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी कौन सी हो गई? तो हो गई है सोन। अब उत्तर से कौन कौन सी नदियां आ रही हैं, तो इस मैप में मैं नहीं बना रहा हूं, बहुत कुछ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको, तो इसके लिए मैं दूसरा मैप ले लेता हूं, ठीक है ना। अब उत्तर की ओर से जो नदियां आएंगी, देखिएगा, इमेजिन करिएगा ये गंगा नदी है और यहां पर जहां से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, इस शहर का नाम क्या है? तो इस शहर का नाम जो आपका है वो है बिजनौर। जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है उस शहर का नाम है आपका बिजनौर। कौन सा है? बिजनौर। आगे बढ़ती है उत्तर प्रदेश के बाद ये कहां चली जाती है? तो ये बिहार चली जाती है। तो हमें उत्तर प्रदेश के बारे में समझना है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश कई सारी नदियां आने वाली हैं। यहां पर देखिएगा, एक नदी आती है यहां से और यहां पर आके गंगा नदी मिल जा रही है, कुमायूं से निकलती है, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड से निकलती है, नदी का नाम है रामगंगा। और रामगंगा नदी जहां पर आके गंगा नदी से मिलती है, यहां पर एक शहर है कन्नौज और हरिद्वार, कन्नौज और हरिद्वार के क्षेत्र में आकर मिल जाती है। रामगंगा नदी के किनारे एक शहर स्थित है और रामगंगा नदी किनारे जो शहर स्थित है उस शहर का नाम है बरेली। कई बार पूछ लिया गया, बरेली शहर किस नदी किनारे स्थित है? रामगंगा, किशनगंगा, धौलीगंगा या गंगा, ठीक ना। इस प्रकार से चार ऑप्शन रहते हैं, तो आप बताएंगे रामगंगा। रामगंगा नदी के किनारे बरेली शहर है। रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज हरिद्वार, सॉरी कन्नौज हरिद्वार नहीं, कन्नौज हरदोई, कन्नौज हरदोई, कन्नौज हरदोई के क्षेत्र में, कन्नौज और हरदोई के क्षेत्र में आकर एक किस नदी से मिल जाती है? तो ये गंगा नदी से आके मिल जाती है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत, और पीलीभीत जिले में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। फुलहर झील, यहां पर प्रयाग है आपका, यहां पर प्रयाग है। तो फुलहर झील से एक नदी निकलती है और जाके गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम है गोमती, गोमती नदी। गोमती नदी किनारे यहां पर एक शहर है, एक शहर यहां पर है। गोमती नदी किनारे जो शहर है, इस शहर का नाम है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। और एक शहर यहां पर है और इस शहर का नाम क्या है? इस शहर का नाम है जौनपुर। इलाहाबाद के आगे, बनारस के आगे, गाजीपुर के क्षेत्र में आकर जो गोमती नदी है वो आपकी गंगा नदी से मिल जाती है। कहां पर? गाजीपुर के आसपास के क्षेत्र में यह गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक ना। कौन सी हो गई आपकी? तो इस नदी का नाम हो गया आपका गोमती। कौन सी नदी होगी? तो नदी का नाम है गोमती। यहां पे मान लीजिएगा, यहां पे मान लीजिएगा पटना है, सॉरी यहां पर मान लीजिएगा पटना है, बिहार का पटना। पटना से पहले यहां पर छपरा एक स्थान है
पटना से पहले एक स्थान है, इस स्थान का नाम है छपरा। नेपाल के क्षेत्र से कई सारी नदियां आती हैं, तो नेपाल के क्षेत्र से एक नदी आ रही है, और नेपाल के क्षेत्र से जो नदी आ रही है इस नदी का नाम है घाघरा। थोड़ा दूर बन गया है, पास में और बनाते हैं, ठीक ना, थोड़ा दूर बन गया है, थोड़ा पास में बना लेते हैं। देखिएगा यहां पर ऐसी नदी थी, ऐसी मान लीजिएगा ये आपका छपरा है, छपरा, और ये आपका क्या है, ये आपका है पटना, ठीक ना। नेपाल से एक नदी निकलती है और छपरा में आके मिल जाती है, छपरा में आके मिल जाती है। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है घाघरा। नदी का नाम क्या है, घाघरा। नेपाल के क्षेत्र से एक नदी निकलती है और यहां पर आके मिल जाती है, किस नदी से, घाघरा से। जहां पे मिलती है यहां पर एक जगह है और इस जगह का नाम है बहराइच, और बहराइच को पहले किस नाम से जानते थे, तो बहराइच को पहले बहराम घाट के नाम से जानते थे। जो नदी आ रही है इस नदी का नाम है शारदा। क्या नाम है, शारदा। नेपाल के क्षेत्र से एक नदी और आती है और यहां पर आके मिल जाती है, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है सॉरी ए वाली जो ए सबसे ऊपर वाली यानी वो घाघरा है। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है राप्ती, और राप्ती नदी किनारे एक शहर है, और राप्ती नदी के किनारे जो शहर है उस शहर का नाम क्या है, गोरखपुर। और राप्ती नदी जहां पर आके मिलती है यहाँ पर एक स्थान है, स्थान का नाम है देवरिया। तो देवरिया शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है, तो देवरिया शहर राप्ती और घाघरा नदी के संगम पर बसा है। बहराइच, जिसको पहले बहराम घाट बोलते थे, बहराइच या बहराम घाट शहर किस नदी के किनारे किन दो नदियों के संगम पर बसा है, तो बाबू याद रख लो, एक का नाम शारदा और दूसरी का नाम क्या है, दूसरी का नाम है घाघरा। एक का नाम शारदा और दूसरी का नाम क्या है, तो दूसरी का नाम है घाघरा, ठीक ना। नेपाल के क्षेत्र से एक और नदी निकलती है, नेपाल के क्षेत्र से, और पटना के आगे एक जगह है हाजीपुर, हाजीपुर में आके मिल जाती है, हाजीपुर। नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम है गंडक। एक नदी और आती है नेपाल के क्षेत्र से, और इस नदी के द्वारा बिहार में अधिक मात्रा में बाढ़ आती, इसलिए बिहार का इसे शोक बोलते हैं। नदी का नाम है कोसी, कोसी नदी यानी क्या, बिहार का शोक। क्या बोलते हैं इसे, तो इसको नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है बिहार का शोक। सबसे अंत में एक नदी आती है और ये नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ी कहां पर है आपकी, तो दार्जिलिंग पहाड़ी आपकी पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है महानंदा, और महानंदा नदी फरक्का बांध के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, फरक्का बांध, और फरक्का बांध से ही यह नदी क्या होती है, दो भागों में बट जाती है। तो महानंदा, अब देखिएगा ये उत्तर से आने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, आगे वाली दिशा पूरब होती है, पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है, गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी। तो गंगा की अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसी यमुना बह रही है, यमुना से पहले तीन नदियां ऐसी यमुना में मिल जाती हैं, ठीक ना। एक नदी आपकी पटना के समीप आके मिलती है, एक नदी ऐसी मिलती है, यही नदियां तो है भाई, ठीक ना, यही सारी हैं। तो बताइए गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी पश्चिम में, तो गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी रामगंगा। गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी का नाम, तो गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी का नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रामगंगा। कौन सी नदी, रामगंगा। अब गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी, तो गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी महानंदा। महानंदा गंगा की एकमात्र नदी जो झील से निकल रही है, तो झील से निकलने वाली एक नदी का नाम गोमती। गंगा की कैसी सहायक नदी का नाम बताइएगा, जो झील से निकलती, गोमती। और गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो आपकी पठारी क्षेत्र से निकलती है, तो पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है, तो पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी का नाम है सोन नदी। समझ गए, तो ऐसे ऐसे पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, समझ गए ना। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, वो क्वेश्चन पूछ लेगा, एक साइड देगा नदी और एक साइड देगा शहर, एक साइड देगा नदी, एक साइड देगा शहर। पहला शहर दे रहा है आपको छपरा, छपरा। दूसरा शहर दे रहा है आपको बरेली, दूसरा शहर दे रहा है आपको बरेली। तीसरा शहर दे रहा है आपको कानपुर, तीसरा शहर बोल रहा है आपसे कानपुर। और चौथा शहर मान लीजिएगा, चौथा शहर बताइएगा, चौथा शहर मान लीजिएगा आपसे पूछ रहा है जौनपुर, जौनपुर। तो ऐसे हो गए चार शहर, और इस प्रकार से नदियां दे देगा। यहां पर दे देगा गंगा, यहां पर दे देगा रामगंगा,
गंगा, रामगंगा, यहाँ पर दे देगा यमुना, यहाँ पर दे देगा यमुना, और यहाँ पर दे देगा गोमती। कौन सी? गोमती। पूछेगा इनमें से सही सुमेल कौन सा नहीं है, इनमें से सही सुमेल कौन सा नहीं है। तो देख लीजिएगा, छपरा तो गंगा नदी पर है, छपरा गंगा और गंडक नदी के संगम पर है, सही बात है। बरेली रामगंगा के, सही बात है। क्या कानपुर यमुना नदी किनारे है? तो गलत हो गया। कानपुर जो शहर है वो जिस नदी किनारे, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है गंगा। समझ गया ना? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अब हमने आपके लिए 10 क्वेश्चन लिखे थे, एक बार उन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जो आपके लिए अब आपको पता चल जाएंगे। जो भी छूटा है, गंगा नदी समाप्त हो गई, जो भी छूटा है देखिएगा। गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक, सबसे पीछे, पश्चिम मतलब पीछे, तो गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी हो गई आपकी? रामगंगा। गंगा की एकमात्र नदी जो पठार से निकलती है, तो गंगा की एकमात्र नदी जो पठार से निकलती कौन सी हो गई? सोन हो गई। ए हो गया, ये हो गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एनडीए सरकार के द्वारा चलाया गया गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए, और यह प्रोजेक्ट जो है वो जून 2014 में चलाया गया था। ठीक ना? अगला पूछ रहा, फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है? फरक्का बांध आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहीं से क्या है? यहीं से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये आपके मैंने 9-10 क्वेश्चन जो लिखे थे, बड़े सिंपल से थे। प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। SSSC जो परीक्षा करा रही है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। गारंटी की बात है, गारंटी की बात है कि जरूर 45 दिनों में जो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, अगले 45 दिनों में जो बात हम आपको बताने वाले हैं, जो चीजें पढ़ाने वाले हैं, श्योर वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। टू द पॉइंट पढ़ लीजिएगा, एक मौका है अच्छा आपके पास। चलिएगा, अब थोड़ी सी एक गंगा नदी की बात हो गई। अब गंगा नदी के बाद बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी किसकी? ब्रह्मपुत्रा की, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी का मतलब होता है अपवाय क्षेत्र से, बड़ी का मतलब होता है अपवाय क्षेत्र से। देखिएगा, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में एक स्थान है। कहां पर स्थान है? तिब्बत। और स्थान का नाम है चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। जब तक ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है, जब तक ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है, तब तक इसको एक नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है सांगपो। क्या नाम दिया जाता है? सांगपो। तिब्बत में बहने के बाद एक पर्वत है तिब्बत में, और तिब्बत में जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नामचा, नामचा बारवा, नामचा बारवा पर्वत। तो तिब्बत के नामचा बारवा पर्वत से ये यू टर्न लेती है, घुमाव लेती है, घूम जाती है, और यू टर्न लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश में दो पर्वतों के बीच के क्षेत्र को हम रास्ता बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक रास्ता है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से सर्वप्रथम प्रवेश करती है। पहला क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस दर्रे से प्रवेश करती है, या ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रा। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और तिब्बती भाषा में जो सांगपो है, सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला, प्यूरिफायर। वो लोग इसको एक पवित्र नदी बोलते हैं अगर इस नदी में नहा लिया तो शुद्ध हो जाएंगे, जैसे हम लोग गंगा के बारे में बोलते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को एक नाम दिया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को जिस नाम से पुकारते हैं वह नाम है दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से पुकारते हैं? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर दो नदियां आके मिलती हैं। एक नदी का नाम है दिबांग नदी, एक नदी का नाम है दिबांग नदी, और दूसरी नदी का नाम है लोहित नदी। ये वही लोहित नदी है जिस पर भारत का सबसे लंबा पुल बना है, और भारत का जो सबसे लंबा पुल है उसका नाम है भूपेन हजारिका। लंबाई है 9.2 किलोमीटर। यह भारत का एक ऐसा पुल है जो सबसे लंबा है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे लंबा पुल का नाम बताइएगा, तो भूपेन हजारिका
भूपेन हजारिका। किस नदी पर बना है? लोहित। और लोहित किसकी सहायक नदी है? तो लोहित जिस नदी की सहायक नदी उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। उसके बाद ये नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद जब दिबांग और लोहित नदियां इसमें मिल जाती हैं तो यह नदी प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम जो है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को एक नाम दिया गया और अरुणाचल प्रदेश में इसको नाम दे दिया गया क्या? तो अरुणाचल प्रदेश में नाम दे दिया गया ब्रह्मपुत्रा। असम में नाम दे दिया ब्रह्मपुत्रा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अधिक मात्रा में बाढ़ आती है, मार्ग परिवर्तित करने के लिए विख्यात है। असम में मार्ग, पानी बहुत ज्यादा होता है इसलिए मार्ग बदल लेती है। अवसादों को हिमालय के क्षेत्र में बह रही है, तिब्बत के क्षेत्र से तो पर्याप्त मात्रा में अवसाद लाते हैं और अवसादों को एक जगह पे एकत्रित करने के कारण उस वाले क्षेत्र में ना जाके मार्ग अपना बाजू से बदल देती है। मार्ग बदलने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में अधिक मात्रा में बाढ़ आती है, इसलिए इसे असम का क्या बोलते हैं? इसको नाम दे देते हैं असम का शोक, असम का दुख। बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी और बंगाल आपका असम का शोक तो ब्रह्मपुत्र। जब ये नदी असम में प्रवाहित हो रही है तो असम में इस नदी पर एक यहां पर द्वीप का निर्माण कर दिया, मतलब एक जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन के टुकड़े के चारों ओर से नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। तो जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो उसको हम द्वीप बोलते हैं और इस जो द्वीप है इस द्वीप का नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली द्वीप। अब द्वीप किसे कहते हैं? तो जमीन का एक ऐसा टुकड़ा, धरातल का एक ऐसा भाग, आकृति कोई भी हो उसके यदि चारों ओर पानी तो हम उसको द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। अगर कोई द्वीप नदी में स्थित है तो नदीय द्वीप और सागर में स्थित है तो सागरीय द्वीप। तो माजुली द्वीप नदी में है इसलिए हम इसको एक नाम दे देते हैं नदीय द्वीप। तो माजुली द्वीप को हम किस नाम से जानते हैं? तो माजुली द्वीप को हम नदीय द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक ना। नदीय द्वीप है, दुनिया में जितने भी नदीय द्वीप हैं जो नदियों में निर्मित हैं, तो विश्व में जितने भी नदीय द्वीप हैं उन सभी नदीय द्वीपों में माजुली सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप का नाम बताइएगा, माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस देश में? भारत। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप भारत के किस राज्य में? आपके असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस नदी बना है? ब्रह्मपुत्र में। 4 प्रकार के क्वेश्चन। अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप पर रहने वाले लोगों को एक जिला घोषित कर दिया, यानी माजुली द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया। अभी यह एक ऐसा जिला है जो द्वीप है, नदी में स्थित है, इसलिए हम इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, भारत का पहला नदीय द्वीपीय जिला। अर्थ भारत का एक ऐसा जिले का नाम बताइएगा जो नदी में किसी द्वीप पर हो, तो हम बता देंगे माजुली नदीय द्वीप जिला। समझ गए बात? चलिएगा, इसके बाद यहां से 2 नदियां इसमें आके मिलती हैं, एक का नाम है मानस और एक का नाम है सुबनसिरी। मानस और सुबनसिरी। उसके बाद ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है, यहां से बांग्लादेश। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इस नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। इस नदी का बांग्लादेश में नाम जमुना हो जाता है। और बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो गंगा नदी का नाम भी क्या हो जाता है? गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। तो गंगा नदी को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। और जब पद्मा और जमुना आपस में मिल जाती हैं, जब पद्मा और जमुना नदियां आपस में मिल जाती हैं, तो इसी नदी को एक नाम दिया जाता है, इसी नदी को नाम दिया जाता है, नाम क्या दिया जाता है? मेघना। तो मेघना नदी किन 2 नदियों के संगम से बनती है या किन 2 नदियों के मिलने के बाद मेघना नदी का निर्माण होता है? तो आप बताएंगे, एक का नाम है गंगा, यानी गंगा नहीं बोलेंगे बल्कि एक का नाम है पद्मा और दूसरे का नाम है जमुना। बाई चांस जमुना और पद्मा ऑप्शन में ना हो, यदि गंगा और यमुना ऑप्शन में तो आप गंगा और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में हो तो गंगा और ब्रह्मपुत्र लगा दीजिएगा। समझ गए? ये आपकी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के चेमा। अब बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी, अब ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का संबंध, ब्रह्मपुत्र नदी का संबंध कितने देशों से है? कितने देशों से है?
या ऐसी भी पूछ सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है, तो कितने देशों में? 3। कौन कौन से? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। चलिएगा, अगर ये भारत में प्रवाहित होती है तो भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? भारत में कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो आप बताएंगे कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 2। एक का नाम असम और दूसरे का नाम अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किस राज्य में है? माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो आप बताएंगे कि माजुली द्वीप हमारे जिस राज्य में है उस राज्य का नाम क्या है? असम। 4था, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जिस नाम से जाना जाता है, नाम क्या है? तो उसका नाम है जमुना। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है? किस राज्य में प्रवेश करती है? तो बता चुके हैं कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ARNP, अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 6, असम का शोक। असम का शोक किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? असम का शोक किस नदी को कहते हैं? तो असम का शोक जिस नदी को कहते हैं उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। ठीक ना? तो इस प्रकार से आपके कई सारे क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक ना? तो आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्योर कट है, श्योर यहां से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, तो आज यही रखते हैं, इसके आगे वाली क्लास में मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी तैयारी, उस तैयारी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। थैंक यू। संदीप तिवारी, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका मैथ्स का टीचर, लोअर पीसीएस की चल रही क्रैश कोर्स क्लासेस में आपके समझ फिर से उपस्थित हूँ, फिर से प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी क्लास को। सबसे पहले हम लोग क्योंकि आज ये आपकी दूसरी क्रैश कोर्स की क्लास है। क्रैश कोर्स जैसा आपकी विगत आपको बताया गया होगा, कल की 45 दिनों का क्रैश कोर्स हम लोगों ने लोअर पीसीएस का स्टार्ट किया है, जिसको हम लोगों ने इसी उद्देश्य से रख करके प्लान किया है कि जो हमने 2 से 3 महीने पहले हम लोगों की लोअर पीसीएस की बैच स्टार्ट हुई थी, उसमें आप लोग का जो एक सपोर्ट मिला और हम लोगों ने जिस तरह से अपने अंदर की उस ऊर्जा को देखा कि हम लोग करा सकते हैं आपको, तो उन्हीं सब चीज़ों के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने इस क्रैश कोर्स को प्रारंभ किया है, जो कि 45 दिनों के लिए एक सफिशिएंट टाइम को, मतलब एक सही ऊर्जा के साथ सही टाइम का उपयोग करके बनाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से हम लोग अपने अपने विषयवार जितने भी हमारे यहाँ विषय विशेषज्ञ हमारी टीम के माध्यम से आपके समझ अपने अपने सब्जेक्ट्स के सिलेक्टेड पॉइंट्स को निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मतलब आपको उन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा जो आपके रियलिटी में एग्जाम्स में आते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे कभी फिल्टर करने की बात होती है तो फिल्टर करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लोगों को पूरे एक बुक से सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना होता है तो करना बहुत ही टफ टास्क होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने इस क्रैश कोर्स की प्रारंभ की है, शुरुआत करी है। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कल आपको एक क्लास के माध्यम से कुछ टॉपिक्स के पे डिस्कशन किया। आपको पता है कि उस पूरे टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आपको उस टॉपिक की उपयोगिता समझ में आती है। साथ साथ उनसे संबंधित 8 से 10 प्रश्न आप एग्जाम के लिए बना सकते हैं, आप सोच सकते हैं। आपको उन प्रश्नों को डायरेक्टली सोचा जा सकता है जैसा कि आप वहाँ से देखते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे एक वीडियो के माध्यम से उस टॉपिक को फिनिश करेंगे, उनसे संबंधित उन प्रश्नों को भी टच करेंगे जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स जो आपके जो है
अधीनस्थ के एग्जाम्स में विगत वर्षों में पूछे गए हैं, यूपी SSC के एग्जाम्स में लगातार आते रहे हैं, उन प्रश्नों के साथ साथ उनकी तरह बनने वाले सभी प्रश्नों की संभावनाओं पर भी डिस्कशन किया जाएगा। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में आपको जो है आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप अधीनस्थ के पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको ऐसे प्रश्न जरूर मिलते हैं जो इकाई के अंकों पर आधारित होते हैं। तो हमने आज के इस टॉपिक को बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट डिपेंडेंट किया है, मतलब हम इकाई पे आधारित प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की यह क्लास है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई के अंकों पर आधारित। तो आज हम लोग इकाई के अंकों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इकाई अंक पर आधारित तो इकाई अंक पे आधारित की बात करें तो इसको हम लोग एक यूनिट डिजिट कहते हैं, मतलब बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, इसके अलग अलग अप्रोच होते हैं, कई सारी परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके अधीनस्थ के पेपर में खासकर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उन्हीं तरह के प्रश्नों को पढ़ेंगे जैसा एग्जाम में पूछा गया है, साथ साथ उन प्रश्नों को डायरेक्टली टच कराएंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके कई लेवल होते हैं, तो आज के इस क्लास के माध्यम से लेवल टू लेवल हम लोग इसके पूरे अप्रोच को सीखेंगे, साथ साथ डायरेक्ट आए हुए प्रश्न और साथ साथ उस तरह के आ सकने वाले प्रश्नों पे हम लोग यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है आप सबको पता है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि जब कोई भी संख्या लिखी जाती है तो संख्या को लिखने के बाद हम लोग उस संख्या के स्थानीय मानों को नोटिस कर सकते हैं, मतलब उनकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। इस स्थान को इकाई का स्थान बोला जाता है, इसी को हम लोग इकाई बोलते हैं, या हम इसको 10 की पावर 0 का पोजीशन देते हैं, या इसको हम 1 का स्थान देते हैं। डायरेक्ट अगर कोई संख्या लिखकर दी गई है, आपसे इकाई का स्थान पूछा जा रहा है, इकाई के अंक पर उपलब्ध संख्या पूछी जा रही है, तो आपको किसी भी तरह के बिना कन्फ्यूजन के आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आपसे अगर किसी ने पूछा एक संख्या हम आपको दे रहे हैं 9318 और आपसे पूछें कि क्या होगा इसका इकाई का अंक, तो इसमें हमको फिलहाल तो ऐसा कोई पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपसे अगर किसी ने पूछ लिया इन केस, तो हम सबको पता है कि इसका इकाई का अंक 8 होता है। ऐसे अगर हमसे किसी ने 942167 कुछ की बात करे तो हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग इकाई का अंक 7 बताएंगे। कहने का मतलब इस तरह का प्रश्न तो फिलहाल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग ये समझ सकते हैं इकाई वह पहला स्थान होता है जहाँ से संख्या के स्थानों को काउंट किया जाता है। लिखना एक पैटर्न है, लिखना आप राइट में होता है, जबकि ये पढ़ना जो होता है इधर लेफ्ट में आप पढ़ते हैं, तो जो पहली पोजीशन की वैल्यू होती है उसी को इकाई कहते हैं। अब आपको ये चीज़ पता है। अब इसके बाद हम इनको ऑपरेशन पे आधारित प्रश्नों पे डिस्कशन करेंगे, मतलब आप जोड़ घटाव में डायरेक्टली इसका उपयोग करेंगे, गुणे में करेंगे और पावर के प्रश्नों में भी करेंगे। तो हर प्रकार के प्रश्नों को नोटिस करते हुए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके हम टॉपिक पे एनालिसिस करते हैं। हम यूनिट डिजिट तो पढ़ेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट हम किस पे पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ेंगे आज पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर, मतलब जोड़ और घटाव पर हम यूनिट डिजिट आपको पढ़ा करके दिखाएंगे और आपको उन डायरेक्ट प्रश्नों को टच कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो आपको पता है कि हम जोड़ घटाव की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए जोड़ घटाव के प्रश्नों को नोटिस करते हैं, उनके प्रश्नों पर यूनिट डिजिट की बात हम लोग करते हैं। आपको एक प्रश्न डायरेक्ट दिया गया 92, 85, 33, 99, 67, आपसे पूछा गया बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखिए ये प्रश्न इतना बड़ा तो नहीं है कि आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। अगर आपके पास एग्जाम में भरपूर समय है तो आप इसको डायरेक्टली जोड़ करके जो उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक बता देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये ऐसे ही हमेशा नहीं होगा, इसमें बड़े से बड़े प्रश्न बनकर आएंगे जिसमें आपको उत्तर देने में बड़ी कठिनाई होगी। आप जोड़ना आपके लिए आसान टास्क नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर हम लोग को डायरेक्ट करना है, मतलब इसके उत्तर को करना है, तो हम केवल और केवल इकाई पे फोकस करेंगे। 2 देखा, 2 को 5 में जोड़ा तो 7 हुआ, 7 को 3 में जोड़ा तो 10 हुआ, 10 का मतलब केवल आपको शून्य लेना है। याद रखिएगा केवल जो भी अगर जुड़ करके भी 2 अंकों में संख्या आती है तो आपको इकाई का अंक नोटिस करना है। जैसे 2 और 5 को जोड़ा तो 7, तो फिलहाल 1 अंक था। 7 को ले गए 3 में जोड़ा तो 10 का मतलब शून्य लेंगे। शून्य को 9 में जोड़ा तो आपका मान 9 होगा। 9 को 7 में जोड़ेंगे तो 16 का मतलब केवल 6 होगा। इस प्रश्न में इकाई का जो अंक आएगा आपका, वो आपका कितना हो जाएगा, इकाई का अंक आपके पास केवल और केवल यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऐसे अगर दूसरे प्रश्न की एक बात करें तो पहला प्रश्न हमने उठाया, एक दूसरा प्रश्न अगर हम नोटिस करें, हमने कहा 8314629137842165 3। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको मिला और आपसे पूछा कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या है, कितना बड़ा सम हो कितना छोटा सम हो, डायरेक्ट आप उत्तर बता सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। देखिए 6 है, 6 को 8 में जोड़ेंगे तो 14 का मतलब केवल 4 होगा। 4 को 3 में जोड़ेंगे तो 4 का 3 का जोड़ करके 7 आएगा, तो मतलब इसका इकाई का अंक 7 हो जाएगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है
तो डायरेक्टली हम इकाई के अंकों को जोड़ते जाएंगे। जो हमारे पास जुड़ करके अगर एक अंक आएगा तो वही इकाई का अंक हो गया। अगर 2 डिजिट में आंसर आता है तो आपका इकाई का मान केवल और केवल अंतिम का अंक होगा, जो इसका इकाई का अंक होगा उसी को हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, बाकी को हम इग्नोर कर देते हैं। इस प्रकार से इकाई के अंकों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैंने जैसे जोड़ की बात करी, अब आगे देखिएगा जोड़ घटाव की भी बात करते हैं। जैसे अगर हमको डायरेक्ट एक प्रश्न मिला, जैसे सी नंबर की बात करें, मैंने कहा 92134 और -82165। अब आप देख रहे थे कि संख्या बड़ी थी, संख्या छोटी थी। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। अब आप 4 में से 5 को घटाएंगे तो आपको पता है 4 में से 5 नहीं घटाया जाता है, 14 में से 5, क्योंकि एक हासिल लाया जाता है उसमें से संख्या को घटाया जाता है। 14 में से 5 घटाते तो 9 आता। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ना सोच करके डायरेक्ट इस तरह से उत्तर दें कि जैसे 4 है और यह आपके पास 5 है, 4 और 5 में अगर हम कैलकुलेशन करें 4 और 5 में, तो 4 में से 5 निकालेंगे तो आप सबको मैथमेटिकली पता है -1 आता है। -1 आता है तो -1 आपके पास अगर कभी भी नेगेटिव में मान आएगा तो नेगेटिव को मान को हम 10 से घटा देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वही आपका इकाई का अंक होगा, जो डायरेक्टली आपने इस तरह से देखा है। मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया क्योंकि अभी तो केवल 2 अंकों की संख्या थी, ज़्यादा रहेगी तो आपको इसी तरह से काम करना पड़ेगा। आपको एक एक का नोटिस करना पड़ेगा। नेगेटिव में आएगा तो उसको 10 से घटा करके उसके पॉजिटिव की तरफ हम लोग पहुँच जाएंगे। चलिए, ये तो समझ में आया होगा आप लोग को। इन केस अगर आपको इस तरह की एक संख्या 9216 प्लस 3217 माइनस 8213 प्लस 1214 इस तरह की एक संख्या हमारे सामने मिली। अब आप देखिए इसमें जोड़ भी है और घटाव भी है। जब इसका सलूशन करेंगे तो 7 में 6 को जोड़ा तो 13 का मतलब आप सबको क्लियर होगा, 13 का मतलब 3 होता है। 13 का मतलब 3 होता है, यहाँ 3 लिखा। 3 में से 3 घटा तो 0 और 0 में 4 जुड़ा तो आपके पास 4। तो इसका इकाई का अंक आप सबको क्लियर हो गया होगा 4। कैसे किया देखिए, 7 और 6, 6 का मतलब 13, 13 का मतलब 3 लिखा और 3 में 3 को घटाया क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है तो 0 आया। 0 को 4 में जब हमने जोड़ा तो मान हमारे सामने कितना बनकर आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर 4 बता देंगे, किसकी इकाई के अंक में 4 आएगा। 1-2 प्रश्न और इस पे करते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट हो सके, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रह पाए। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न हमने इसमें उठाया, हमने कहा 2135 माइनस 1219 प्लस 9217 प्लस माइनस 3214। अब आप जो कि यहाँ पे जोड़ घटाव डायरेक्ट लगातार बनते आए हैं। जब ऐसा प्रश्न देखा फिर देखिए 5 में से 4 निकला तो माइनस आपके पास, भाई 5 में से 9 निकलेंगे तो -4 आएगा। -4 और 7 तो आपको पता है 7 में से 4 घटेगा तो 3 आएगा। 3 आपको प्लस में मिलेगा। भाई यहाँ पे -4 था और यहाँ पे आपका +7 था, 7 में से 4 निकला तो 3 आया। 3 4 में से निकले क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -4 है। 3 में से 4 निकलेगा तो आपको पता है -1 आएगा। अब जिस स्थिति में -1 आएगा तुरंत हम उसको 10 से घटा देंगे तो आपका सही उत्तर इस केस में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक आपका 9 बन जाएगा। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे मान को कैलकुलेट करते जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को नोटिस करना बहुत जरूरी है। प्लस माइनस को नोटिस करना। देखिए मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। 5 में से 9 निकला तो -4 आया, इस बात को आपको अच्छी तरह से पता है। बीच में माइनस था इसलिए निकाल रहे थे, अगर हमारे पास प्लस होता तो हम जोड़ते। 5 में से 9 निकला तो -4 आया और इसी तरह से 9 को हमने 7 में किया, मतलब अब जो हमारे पास -4 आया था उसको हम 7 में अगर अप्लाई करें तो 7 में से 4 घट करके +3 आया। 3 को 4 में अप्लाई करें तो 4 में से 3 निकला तो मान कितना आ रहा है। अब आपको पता है 3 में से 4 निकलेगा तो -1 आएगा और -1 का मतलब 10 में से 1 घटाएंगे तो सही से इसका वास्तविक मान प्लस में हो जाएगा। जोड़ घटाव के जो भी प्रश्न आपके बनते हैं आप लोग उनको देख करके उनके उत्तर बता सकते हैं, चाहे जिस प्रकार के भी प्रश्न बनकर आपके सामने आ रहे हैं। एक बात को नोटिस करना बहुत जरूरी है, अगर किसी एक ऐसे कैलकुलेशन की बात की जाए जिसके सभी के अंत में शून्य आए, तो आपको इस बात का पूरा अंदाजा होगा कि उस संख्या के अंत में अगर सब में शून्य है तो उस इकाई के अंक में भी शून्य ही आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप जोड़ घटाव का जो भी प्रश्न मिलेगा इसके इसी अप्रोच पर काम करेंगे तो आपको सारे प्रश्नों में कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सेकेंड अप्रोच की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे जोड़ घटाव को हमने नोटिस किया उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आप लोग देखिएगा। बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणे पे आधारित हम प्रश्नों की बात करेंगे कि गुणे पे आधारित अगर प्रश्न आता है तो उसके इकाई के अंकों को कैसे हम नोटिस कर सकते हैं और कैसे उसका उत्तर सही से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए गुणे को भी उसी तरह से करेंगे जैसे जोड़ को किया था। अब मान लीजिए एक बड़ा गुणा है आपके सामने 92, 83, 44, 87, 93, ऐसे आपको एक गुणा दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका इकाई का अंक कितना आएगा।
तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली आप यूनिट डिजिट का केवल गुणा करना शुरू करिए। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 6 को 4 से गुणा किया तो 24 का मतलब केवल आपको 4 लेना है। बात को समझिएगा, जैसे जोड़ने के दौरान केवल यूनिट डिजिट पे फोकस किया गया था, ऐसे गुणा करने के दौरान भी केवल और केवल इकाई के अंक पे ही फोकस किया जाएगा। क्या लिखा था, 2 गुणे 3 6, 6 को 4 से गुणा किया तो 24 का मतलब 4, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 का मतलब 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 का मतलब 4। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसी भी प्रकार का गुणा होगा, कैसा भी गुणा होगा, 1939 4216 823 8217 92134। अब इस प्रकार का भी अगर कोई मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने बनकर आता है तो हम डायरेक्टली इसका उत्तर यहाँ पे उसी तरह से बताएंगे जैसे हम लोग अभी तक बताते आए हैं। 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 छंग 54, 54 का मतलब 4 होता है, 4 सत्ते 28 का मतलब 8 होता है, 8 चौके 32 का मतलब 2 होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे कैसे करना था और किस प्रकार से इकाई के अंकों को आपको नोटिस करके बताना था। कोई भी गुणा होगा, अगर 4-5 डिजिट का गुणा इस प्रकार से बनता है तो कोई समस्या आपको नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है जब बहुत बड़े मल्टीप्लिकेशंस, बहुत लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस की बात की जाती है। जैसे आपको हम बताएंगे आगे चल करके, उस तरह के प्रश्न भी आप नोटिस करेंगे। आप ऐसे प्रश्नों को डायरेक्टली एग्जाम में देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी SSSC एग्जाम में, आपके जो है लोअर PCS के एग्जाम में, आपके अधीनस्थ के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। खासकर आप टीचर्स के एग्जाम्स में देखिएगा तो इस प्रकार के प्रश्न आपके यूनिट डिजिट पर पूछे जाते हैं। तो आपको इकाई के अंक पर सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से नोटिस करना होगा, पूरे अप्रोच को बहुत ही गंभीरता के साथ देखना होगा, समझना होगा। इस वीडियो को जब हम पूरी तरह से देख लेंगे तो पूरा एहसास होगा कि ऐसे जो भी प्रश्न बनेंगे हम हर प्रश्न पे अपना कमांड कर पाएंगे, किसी एक प्रश्न की बात ही नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन का इस तरह का जो भी फॉर्मेट आपके सामने बनेगा, आप उस हर फॉर्मेट को फेस करने के लिए तैयार होइए और हर तरह के प्रश्नों को आप कर सके, ये हमें पूरी तरह से उम्मीद है, पूरा भरोसा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब इस प्रकार का अगर कोई एकाध प्रश्न और हम लोग उठाते हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पर ही बता सकते हैं कि कैसे हम इस तरह का क्वेश्चन फेस कर पाएंगे। एक चीज़ आपको देखना होगा, जैसे कभी इस तरह का एक प्रश्न आया, तीसरा नंबर हम लोग यहाँ पे इसका कर रहे हैं, 9212 4216 3215 92178। इस तरह का प्रश्न हमारे सामने आया। मुझे इसमें से इकाई अंक पूछा गया कि इसका इकाई अंक क्या होगा। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कभी कभी जब आप नोटिस करिए, आपको इकाई के अंकों पर आपको 2 दिख जाए, आपको इकाई के अंकों पर अगर 2 दिख जाए और इकाई के किसी अंक पर 5 दिख जाए, जब कभी भी किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आपको इकाई के अंक पर 2 दिख जाए और 5 दिख जाए तो उस हर प्रकार के प्रश्न में जो आपका बेसिक अंतिम इकाई का अंक आएगा हमेशा 0 आएगा। याद रखिएगा, क्योंकि 0 तभी किसी गुणनफल में आता है जब उसमें 2 और 5 एक गुणनखंड के रूप में होता है। अगर 2 और 5 किसी भी संख्या के गुणनखंड के रूप में रहेगा तभी उसके अंत में 0 आता है। तो अब आप ऐसी परिस्थिति पर आ चुके हैं जहां पर बिना करे ही बता सकते हैं। आप इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न फेस करिए और अंतिम में देख लीजिए कि यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे आप करके भी देखेंगे तो आपको 0 ही नजर आएगा। जब पूरे कैलकुलेशन को करेंगे आप, जैसे आप करके देखिए, 2 को जैसे 6 से गुणा किया तो 12 मतलब 2 हुआ, 2 को 5 से गुणा किया 10 मतलब 0 हुआ। अब 0 को चाहे जिससे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका कहने का अर्थ यही होता है कि आपको जब भी कभी किसी गुणनफल में 2 और 5 एक गुणनखंड के रूप में मिल जाए तो मान लीजिएगा उस संख्या की इकाई के अंक में हमेशा और हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की, अच्छा ये सिस्टम है, 0 आने की परिस्थिति ही 2 और 5 के गुणनफल की होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती है, देखने की जरूरत होती है, समझदारी दिखाने की जरूरत होती है। आप लोग समझ करके अपने हिसाब से उत्तर दे सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लिकेशन की बात आप लोगों को बताई। अब हम यूनिट डिजिट को ही पढ़ेंगे, लेकिन अब हम कुछ अन्य परिस्थितियों की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं बेस एंड पावर। बेस एंड पावर की बात करेंगे। जब कभी कभी आपको देखा होगा आप लोगों ने, जो प्रश्न अधिकतर बनते हैं यहीं से बनेंगे। बेस एंड पावर का मतलब ऐसा नहीं जोड़ घटाव से नहीं बनेगा, गुणे भाग से भी बनता है। मतलब जोड़ घटाव से भी प्रश्न आते हैं, गुणे से भी प्रश्न आते हैं। और सही से पूछा जाए तो बेस और पावर भी तो गुणा ही होता है, कुछ नया नहीं होता है, गुणा ही होता है। आप बेस और पावर के लेकिन अधिकतर प्रश्नों को देखते हैं। अब आप किसी भी संख्या की बात करिए तो हर संख्या को एक आधार पर किसी घात के साथ दिखाया जाता है। हर संख्या को एक किसी आधार पर, इसको हम लोग आधार कहते हैं, किसी आधार पर किसी घात के साथ, इसको हम लोग घात कहते हैं, घात के साथ दिखाया जाता है। जैसे हमने 5 लिखा है तो 5 का मतलब आपको पता है 5 की पावर 1 है। मैंने 10 लिखा है, 10 का मतलब 10 की पावर 1 है। हमने 4 लिखा है तो आप इसको थोड़ा सा और बनाकर 2 की पावर 2 कह सकते हैं। आप किसी भी संख्या की बात करिए तो हर संख्या आधार और घात पे डिपेंडेंट होती है।
अब आपको यही सारी बातों को लेकर के यहाँ पे प्रश्नों को फोकस करना पड़ेगा, नियमों को फोकस करना पड़ेगा, हर बात को समझना पड़ेगा। अब आपको पता है अगर हमने 5 की पावर 3 लिख दिया, इसका मतलब होता है 5 अपने आप को 3 बार गुणा करेगा, गुणा ही तो हो रहा है ना। 10 की पावर 5 लिख दिया तो 10 अपने आप को 5 बार गुणा करेगा। जो भी जिसकी पावर जैसे बनेगी वह बेस, वह संख्या उतनी ही बार अपने आप को मल्टीपल करेगी, उतनी ही बार अपने आप का गुणा करेगी। तो आप इसको समझिएगा, मतलब ऐसे प्रश्नों को अगर हम फेस करें और वहां पे हमसे इकाई के अंक पूछे जाएं तो हम कैसे उस प्रश्न का उत्तर आपको दे पाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर के हम इस क्लास की बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। देखिएगा हमने बेस एंड पावर को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली कैटेगरी की मैं बात करूंगा कि सबसे पहली कैटेगरी में यहाँ पे केस 1 हम लेते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ों को हमें नोटिस करने की ज़रूरत होती है। एक तो जो हमें आधार दिया रहता है, अब आपको पता है कि आधार भी एक संख्या होगी, जो घात होगी वह भी एक संख्या ही होगी। आधार भी एक संख्या होगी और घात भी एक संख्या होगी। तो आपको बस केवल आधार को नोटिस करना है, आधार के इकाई के अंक को नोटिस करना है, इसका इकाई का अंक नोटिस करना है, इकाई का अंक नोटिस करना है। आधार के इकाई के अंक की बात करें तो आपको पता है कि आधार के इकाई के अंक में 0 से लेकर के, क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी अंक हो सकता है। भाई हर किसी संख्या को बनाने के लिए 0 से लेकर 9 तक का ही प्रयोग किया जाता है। हमने 0 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को, सभी अंकों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है आधार और घात पर संबंधित इकाई के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो हम 3 प्रकार की इन कैटेगरी में हम सबसे पहले जो भी संख्या आपको दी जाएगी जिसके ऊपर कोई घात लगी होगी उसके इकाई के अंक को नोटिस करेंगे। उसके इकाई के अंक में हम 3 परिस्थितियों को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसके इकाई के अंक में हम चेक करेंगे क्या उसके इकाई के अंक में 0 है, 1 है, 5 है या 6 है। सबसे पहली परिस्थिति की बात करेंगे, यदि आधार का इकाई का अंक, ध्यान दीजिएगा, आधार का इकाई का अंक, आधार का इकाई का अंक, इकाई का अंक यदि 0, 1, 5 और 6 है, आधार के इकाई का अंक यदि 0, 1, 5 और 6 है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी घात के लिए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। याद रखिएगा इस चीज को। जब कभी भी कोई संख्या आप देखिए और उस संख्या के आधार की इकाई में यदि आपको 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, तो आप मान के चलिएगा चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो उसके इकाई के अंक में कोई चेंज नहीं आता, इकाई का अंक वही का वही रह जाता है जो आधार की इकाई का अंक बना हुआ। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आपको किसी ने लिखा 9210 0 की पावर हमने लगा दिया 239 और मैंने पूछा कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक जब आप ज्ञात करेंगे तो आपको तुरंत बता देना होगा इकाई का अंक यहाँ पे 0 ही आएगा। ऐसी स्थिति में इकाई का अंक 0 ही आएगा। मैंने कहा ना, आधार की इकाई का अंक अगर 0 होगा तो चाहे जितनी बड़ी घात लगी रहेगी आपको चेंज देखना ही नहीं, मतलब आप डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक 0 आएगा। अगर हम इसी प्रकार से हमने कहा 8213131, अब आप इसकी पावर यहाँ पे 999 लगा रखे हैं तो यहाँ पे भी इकाई का अंक हमसे पूछा तो केवल 1 आएगा। ऐसे ही अगर हमने आपको बताया 1215 की पावर हमने 397 लगाया तब भी इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। मैंने कहा 21876 की पावर हमने 1997 लगाया तब भी इसके इकाई का अंक 6 ही आएगा। मतलब आपको इतना समझने की जरूरत होती है, चाहे जितनी बड़ी घात लगा दी जाए, आधार की इकाई का अंक अगर आपका 0, 1, 5 और 6 होगा तो उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप समझ सकते हैं, अगर 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, 1 को आपस में चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, 5 को आपस में चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करिए 5 × 5 = 25, 5 × 25 5, अंत में 5 ही आएगा। 6 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करिए 6 की पावर 1 6, 6 दूना 6 × 6 36, फिर 3 बार करेंगे 216, मतलब हर बार आप करते चले जाएंगे तो आपको जो है हमेशा और हमेशा 6 ही नजर आएगा। तो यही हम लोग देख करके इस बात का अंदाजा लगाएं कि अगर पहली परिस्थिति में हमने देखा कि आधार की इकाई के अंक में 0, 1, 5 और 6 आ रहा है तो उसके किसी भी घात में मान हमेशा वही का वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपकी पहली केस है, पहली परिस्थिति है। आपको मेरे ख्याल से परिस्थिति अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दूसरी कंडीशन पे आते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि डिजिट पे ही डिपेंडेंसी है, डिजिट पे ही डिपेंडेंट मैंने यहाँ पे अलग अलग केसेस यहाँ पे जनरेट कर रखे हैं। तो पहले केस में मैंने बताया
आधार की इकाई का अंक 0 और 1 और 5 और 6 होगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम यहाँ पे दूसरी परिस्थिति की बात करें, आधार की इकाई का अंक, आधार की इकाई का अंक अब हम लोग यहाँ पे लेंगे यदि 4 और 9 है, 4 और 9 की बात करेंगे। हमने 0, 1, 5, 6 का काम कर दिया, 4 और 9 को नोटिस करने जा रहे हैं। मतलब आधार की इकाई का अंक यदि 4 और 9 होगा तो देखिए क्या होगा, कैसे यहाँ पे इसको फेस कर पाएंगे। थोड़ा सा 4 को अगर हम नोटिस करें, आप लोग देखिएगा और समझिएगा। जैसे 4 की पावर मैं 1 लगाऊं तो आपको पता है कि 4 होगा। 4 की पावर अगर मैं 2 लिखूं तो आपको पता है 16 होगा। 4 की पावर अगर मैंने 3 लिखा तो आपको पता है 64 होगा। 4 की पावर अगर हम 4 लिखें तो आपको पता है 256 होगा। 4 की पावर ऐसे हम 5 लिखें तो इसी प्रकार से आपका देखिए 4 से 24, मतलब फिर से ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि जब जब हमने एक चीज़ को नोटिस यहाँ पे किया, क्या नोटिस किया, देखिए पावर अगर 1 थी, पावर अगर 3 थी, पावर अगर 5 है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, 4 का 4 ही रह गया। मतलब जब जब घातें विषम थी, जब जब घातें विषम थी तो 4 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे घातें सम हुई, 2 हुआ, 4 हुआ, तो मान में देखिए तुरंत यहाँ पे 6 आया, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। तो हमारे कहने का अर्थ हुआ कि जब जब घातें विषम थी मान में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जब जब घातें सम होगी मान केवल 6 हो जाएगा, 4 की जगह पे 6 का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा 4 में ही नहीं, यही स्थिति आप 9 में भी फेस करते हैं। आपने 9 की पावर 1 लगाया तो 9 आया, 9 की पावर 2 लगाया तो 81 आया, 9 की पावर 3 लगाया तो 729 आया, 9 की पावर ऐसे हम 4 कर दे तो आपको पता है 9 9 81, 9 2 9 18, 8 26, कैरी 2 9 7 63, 2 65, यहाँ पे भी 1 आया। तो इसमें भी हम ऐसे ही नोटिस कर रहे हैं जो आपको यहाँ पे मैंने बताया। क्या बताया कि अगर पावर 1 थी, पावर 3 थी, पावर 5 होगी, पावर 7 होगी, हर जगह पे 9 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब जब पावर यहाँ पे सम संख्या होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, मान हमेशा और हमेशा 1 हो जाएगा, मान हमेशा और हमेशा 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस बात को नोटिस किया कि जब जब 4 की घात या हमने देखा आधार की इकाई में 4 या 9 आ रहा है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब घातें आपकी विषम हो, घातें आपकी विषम संख्या हो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, 4 का 4 ही रह जाएगा, 9 का 9 ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही मान आपको पता है आधार आपका 9 है या 4 है, लेकिन आपकी जो घात है अगर वह एक सम संख्या हो गई तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 4 की जगह पर 6 का प्रयोग किया जाएगा, जबकि 9 की जगह पर आपको 1 का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आपका स्पष्ट है। आपको बस इसको मैं एक टेबल के माध्यम से इस चीज़ को यहाँ पे इस रूल को लिख करके दिखा देता हूँ, जिससे कि यह चीज़ आपको एकदम से श्योर रहे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपनी नोट्स में जरूर रख लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या कभी भी ना आए। देखिए हम यहाँ पे एक बना रहे हैं और इसमें हम यहाँ पे इस रूल को मेंशन करेंगे। हमने कहा आधार की इकाई, यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपली आधार की इकाई, आधार की इकाई हमने यहाँ पे लिख दिया ऊपर घात, यहाँ पे लिख दिया घात। अब आपको हम बता दें कि घातों के सम तथा विषम होने पर आधार की इकाई में हम यहाँ पे 2 चीज़ बता दें। आधार की इकाई या तो 4 या तो 9, घातों के सम और विषम होने पर, घातों के सम तथा विषम होने पर देखिए क्या स्थिति बनती है। आधार की इकाई 4 होगी या 9 होगी, घातें अगर सम हैं और विषम हैं तो देखिए क्या परिवर्तन, क्या स्थिति आपके सामने बनकर आ रही है। आप लोग देखिएगा 4 में आपको पता है कि विषम होने पर 4 ही रहेगा, 9 में विषम होने पर 9 ही रहेगा, लेकिन सम होने पर 4 में 6 हो जाएगा और 9 में 1 हो जाएगा। तो ये आपका नियम है, आपका रूल है, बस आपको यही चीज़ अप्लाई करना है जो मैंने इस टेबल के माध्यम से आपको बताया है। घात अगर सम है और विषम है, आधार की इकाई 4 या 9 है, विषम होने पर ना तो 4 में कोई परिवर्तन ना तो 9 में कोई परिवर्तन, बट सम होने पर 4 की जगह पे 6 और 9 की जगह पर 1 हो जाता है, 9 की जगह पर 1 हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करिए 9214 की पावर अगर मैंने लिखा 223, अब आपको पता है कि घात क्या है, विषम है, तो घात विषम है तो 4 का 4 ही रहेगा। अगर मैंने लिखा 999 की पावर 7237, अब भी देख रहे हैं विषम है तो 9 में भी 9 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा 8214 पावर लगा दिया 420, तो मतलब यहाँ पे जैसे एक सम संख्या हो गई 4 की जगह पर 6 हो जाएगा। अगर यहीं पे 9999 लगा होता, पावर होता 1008, मतलब सम संख्या, ऐसी स्थिति में 9 की जगह पर 1 का प्रयोग किया जाता। तो इस बात को आप लोग को बहुत ही गंभीरता के साथ समझ कर चलना है कि जब जब घातें यहाँ पर
सम होंगी और विषम होंगी। आपको आधार भी नोटिस करना है। 4 और 9 के रहने पर आपको सम और विषम के आधारित इस प्रकार से उत्तर देना होगा, जैसा कि टेबल में और जैसा मैंने ओरल आपको समझाया। तो आपको यह बात भी क्लियर हो गई होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने 0 का प्रयोग कर लिया, 1 का कर लिया, 5 का कर लिया, 6 का कर लिया, 4 का कर लिया, 9 का कर लिया। अभी 2, 3, 7 और 8 बचा हुआ है। तो 2, 3, 7 और 8 की स्थिति को हम केस 3 में लाएंगे और केस 3 की उस परिस्थिति को समझाने की आपको कोशिश करेंगे। चलिए केस 3 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो केस 3 में आते हैं और यहाँ पे हम कहेंगे आधार की इकाई, ध्यान दीजिएगा, आधार की इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होने पर, 2, 3, 7 या 8 होने पर। इसके लिए इसका रूल मैं पहले बता दूं आपको कि रूल क्या बनेगा, कैसे करना पड़ेगा। इसको मैं आपको सबसे पहले रूल बता देता हूं, फिर हम रूल को अप्लाई करना बताते हैं और आसान तरीके से अप्लाई करना बताते हैं। आपको ध्यान देना है, जब आधार की इकाई 2 होगी, 3 होगी, 7 होगी, 8 होगी, उस समय हम इसको कैसे फेस करेंगे समझने की कोशिश करिएगा। 2, 3, 7, 8 होने पे आप ये आधार लिखे होंगे। आपको पता है कि एक आधार होगा, उसकी एक घात होगी, पावर। आपको क्या करना पड़ेगा, नियम के अनुसार सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। पावर मतलब घात को 4 से भाग देना होगा और यहाँ पर आपको शेषफल नोटिस करना होगा, रिमाइंडर। पावर को 4 से भाग देना होगा और शेषफल मतलब रिमाइंडर नोटिस करना होगा। जो रिमाइंडर आएगा उसको बेस के ऊपर उस रिमाइंडर को लगाना होगा, बेस के ऊपर उस रिमाइंडर को लगाना पड़ेगा। जो आंसर आएगा, जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वही आपका आंसर होगा। अब मैंने थोड़ा लॉन्ग में इस चीज़ को बताया, बट यही सिस्टम है, ये सिस्टम है, सिस्टम पढ़ना चाहिए हमको, सीखना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि मैंने बताया कि जो हमारे पास आधार रहेगा उस आधार की पावर हम देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे जो लगी रहेगी। आधार में आपको नोटिस करना है कि इकाई पे क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। घात कुछ भी लगी रहेगी उसको 4 से भाग देना पड़ेगा और उसका शेषफल आपको नोटिस करना है। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो शेषफल आपका आएगा भी, आप बहुत घबराइएगा मत, शेषफल जो आपका आएगा भी वो आपका लेस देन आर इक्वल टू 3 रहेगा। लेस देन आर इक्वल टू 3 रहेगा मतलब शेषफल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, शेषफल इससे बड़ा नहीं होगा। आप क्यों ऐसा, क्योंकि जब किसी संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 थोड़ी होगा, शेषफल 4 से कम ही आएगा और 1 से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब 1 से शुरू होकर के 3 के बीच में रहेगा। इसके अलावा तो इस तरह से मतलब शेषफल बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी। इन केस अगर आपको पावर लगाना नहीं भी आता है तो 3 बार गुणा करना तो हमको आता है ना, मैंने 4-5 बार गुणा करके आपको चीज़ें बताई हैं। तो आपको ध्यान देना, जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को हम आधार की पावर लगाएंगे, उस रिमाइंडर को हम आधार की पावर लगाएंगे, लगा करके जो मान आएगा उस मान का जो यूनिट डिजिट होगा उसी का आंसर हम लोग यहाँ पे बताएंगे। अब आपको एक कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि 4 क्यों, 4 ही से क्यों डिवाइड किया, तो मैं आपको बता दूं 4 से क्यों डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के पीछे कारण था। कारण जैसे मैंने 2 को उठाया, आप 2 की पावर 1 लिखिए 2 होता है, 2 की पावर 2 लिखिए तो 4 होता है, 2 की पावर 3 करिए तो 8 होता है, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाता है। रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। अब आप जैसे ही 2 की पावर 5 करेंगे तो आपको पता है 32 मिलेगा। 32 मतलब यही आ गया। जैसे कल आपको जब मैं इमेजिनरी का बता रहा था तो यही सिस्टम था, उसमें भी 2 की पावर हमने 6 किया तो आपको पता है 64 होगा, तो यहाँ पे अंतिम में 4 आ जाएगा। 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 होगा, तो देखिए आपको अंतिम में यही मिल जाएगा। 2 की पावर 8 आपको पता है आपका 2 की पावर 8 256 हो जाएगा, तो अंतिम में यही आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि 4 से मैंने क्यों भाग दिया। जैसे हमने कल इमेजिनरी के लिए भी पावर को 4 से ही भाग दिया था, वही सेम सिस्टम इसमें जैसे 2 में अप्लाई किया, सेम टू सेम आप 3 का भी करके देख लीजिए, 7 का भी करके देख लीजिए, 8 का भी करके देख लीजिए। किसी भी प्रश्न को करके देखेंगे तो आपको यही स्थिति समझ में आएगी। हर 3 के बाद वैल्यू अपने आपको 4 के बाद वैल्यू आपको रिपीट करना शुरू कर देती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 का ही प्रयोग करते हैं भाग देने के लिए और शेषफल ज्ञात करने के लिए। अब थोड़ा सा प्रश्नों की बात करें कि कैसे प्रश्न को हम फेस कर पाएंगे, कैसे हम प्रश्न को फेस कर पाएंगे, इस बात को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट उन्हीं प्रश्नों को देखिए जो प्रश्न जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखेंगे जैसे हमने कहा 293 है, केवल 3 रखिए, पावर हमने 4217 हमने लिखा। अब आपके सामने कंफ्यूजन है, आपको कहा जाए कि इसका इकाई का अंक बताइए। आप जब इकाई का अंक ज्ञात करने गए तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि इतनी बड़ी संख्या है, अब मैं इस संख्या को 4 से भाग दूं तो कैसे शेषफल ज्ञात कर पाऊं। तो आपको मैं एक बार फिर कंफर्म कर दूं कि कोई संख्या को 4 से भाग देने के दौरान हमें उसके अंतिम के 2 अंक को चेक करना पड़ता है कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
अगर वह कट रहा है अंतिम का 2 अंक तो संख्या पूरी 4 से कट जाती है। इसका मतलब शेषफल भी ज्ञात करने के लिए आपको पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इसके अंतिम के 2 अंकों को ही भाग देने की जरूरत है। अब आप समझिएगा, आप 17 की पावर केवल 4 करेंगे, मतलब आप केवल 17 को 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, तो रिमाइंडर आपका 1 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब आपको क्या करना था, जब कभी भी घात को भाग देने, मैंने नियम में तो लिखा है घात को भाग दीजिए 4 से और शेषफल बताइए। अभी बहुत बड़ी संख्या हो तो आपको भाग नहीं देना है, केवल अंतिम के 2 अंकों को भाग देना, जो कि ओरल कर सकते हैं आप। 14 16 को आप 17 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 1 बार गया, 4 बार गया, रिमाइंडर 1 बचा। जो रिमाइंडर बचा उसको पूरी संख्या में भी लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, आपको उसको केवल उसके इकाई के अंक में रखने की जरूरत होती है। 3 की पावर 1 कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आपका 3 हो जाएगा, जो आपका इकाई का अंक माना जाएगा। तो इकाई का अंक यहाँ पे 3 बन गया। इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। हमने लिखा 9217 की पावर हमने लगा दिया 9838। चलिए अब आपके सामने फिर नया प्रश्न। अब आप इसका भी करने के दौरान, इसका भी इकाई अंक करने के दौरान 38 को 4 से भाग देंगे, पूरी संख्या को देने की जरूरत नहीं। 4 9 36, रिमाइंडर 2 आया, यही आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर 2 आया, 7 की पावर 2 लगा दीजिए, 7 की पावर 2 आपको पता है 49 होता है। 49 मतलब 9 आपका इकाई अंक हो गया। 9 आपका इकाई अंक हो गया, यही आपका उत्तर है। 9 आपका इकाई अंक है, यही आपकी इस प्रश्न का उत्तर है। आप कोई भी संख्या उठाकर देखेंगे, आप किसी भी संख्या को उठा के देखेंगे, जैसा भी इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको कभी दिखेगा तो आप ऐसा प्रश्न आप तुरंत देख करके इसका उत्तर बता सकते हैं। आप एक बार फिर से ऐसे कुछ प्रश्नों की बात करिए, हम ऊपर से हटा देते हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। आप लोग ये चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी कैसे किया जा रहा है। आपको जो भी संख्या, जब भी किसी संख्या की बात की जाए, 9218 की पावर हमने लगा दिया 892167 अब आप बताइए 79 है, आप इसको 4 से भाग देंगे तो आपको जैसे ही 4 से भाग दिया तो आपको पता है 24 × 72, 25 × 50, सॉरी अगर हम इसको 79 को 4 से भाग देंगे तो 20 चौके 80 होता है, 20 चौके 80 होता है और 19 चौके 76 होता है। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा और उस 3 को हम ले गए 8 की पावर लगा दिया, 8 की पावर पे 3 कर दिया। आपको पता है कि 8 की पावर 3 जनरली हमको पता है 512 होता है, मतलब इकाई के अंक पे तो 2 आ गया, इकाई के अंक पे 2 आ गया क्योंकि इसका मतलब 512 होता है। लेकिन अगर इनकेस आपको नहीं पता है तो आप 8 × 8 × 8 3 बार ऐसे गुणा कभी कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है। 8 × 8 = 64 का मतलब 4, 4 × 8 = 32 का मतलब 2। ऐसा हम लोग आपको समझा चुके हैं, ऐसी इस बात को हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। इकाई का अंक यहाँ पे 2 आएगा। एक कन्फ्यूजन और लोग को आता है, उसको भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए आप देखिए, हमने लिखा 92172, पावर हमने लगा दिया यहाँ पे 9216। अब बताइए, कभी कभी ये परिस्थिति भी आपको फेस करनी पड़ेगी। जब यहाँ पे 16 है तो आपको पता है कि ये संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब आप कहोगे कि रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या करें। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो कुछ लोगों को लगता है कि पावर 0 लगाने पे मान 1 हो जाता है। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा आप 0 की जगह पर 4 का प्रयोग करेंगे। 0 की जगह पर आपको 4 का प्रयोग करना पड़ेगा, तो 2 की पावर आप 4 लगाएंगे तो आपको 16, मतलब इकाई का अंक आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में इसको 2 की पावर 0 लगा देंगे और 2 की पावर 0 लगा करके इसका उत्तर 1 बताएंगे, तो उनका सभी का उत्तर गलत हो जाएगा। अगर आप 2 की पावर 4 लगाएंगे तभी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। एक प्रश्न और देखिए, हमने कहा 82163 और पावर लगाया मैंने 99996। अब मैंने यहाँ पे देखा कि 99996 है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे इसको 4 से भाग देंगे, जिसको 4 से भाग देंगे तो आपको पता है 24 चौके 96, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 आया तो आपको इसकी जगह पर 4 का प्रयोग करना पड़ेगा और 3 की पावर हम जैसे ही 4 लगाएंगे तो आपको पता है 81 आता है। देखिए यहाँ पे एक मैच कर रहा है, लेकिन उस कारण से नहीं मैच कर रहा है कि r की पावर हम 0 लगाए हैं, मतलब वैल्यू पावर में 0 लगाए हैं। एक इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 की पावर 4 होता है 81 है, 81 होता है, इसलिए यहाँ पर इसका मान 1 आएगा और इकाई का अंक आपका कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इकाई का अंक आपके पास कितना बन गया, 1 बन गया। ये आपका पूरा अप्रोच, पूरा कॉन्सेप्ट था और उस प्रकार के प्रश्न थे जो जैसे एग्जाम में जनरली आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो ऐसे तमाम प्रश्नों को आप फेस कर सकते हैं और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप लोग एग्जाम में कर बता सकते हैं। जो भी आपके इकाई पे आधारित प्रश्न आएंगे आप उनको मैनेज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के पूरी क्लास में हमने इसको बताने का पूरा
सार्थक प्रयास किया है, ईमानदारी के साथ इसको बताना चाहा आपको। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम फिर से एक नए सिरे से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करके आप उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे।